कैसा हो अगर हमारी आंखें ही ना हो, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सोचो जिनकी आंखें नहीं होती है वो किस तरह से दुनिया को महसूस करते होंगे, वो दुनिया को देखते होंगे। हम तो बहुत आसानी से देख लेते हैं कि अच्छा ये तो ये वाला कलर है, ये चीज ये है, ये वो है, ये वो है, ये सारी चीजें हम देखकर बता देते हैं हमारी आंखों से। लेकिन जिनके पास में आंखें नहीं होती है उनका सोचो क्या हाल होता होगा। वो बिल्कुल भी नहीं देख पाते, उनको ये भी नहीं पता होता है कि कौन कौन से कलर्स जो है वो इस दुनिया के अंदर अवेलेबल है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी आंखें हमें कई बार धोखा भी देती है। कैसे देती है तो वो तो हमें इस चैप्टर के अंदर पता चलेगा, जो ऑलरेडी वैसे हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें इसका क्या करना है, रिवीजन करना है फॉर योर एग्जाम्स। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। देखो ह्यूमन आई के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। कलरफुल वर्ल्ड के बारे में तो ऑलरेडी हमें पता है कि वर्ल्ड बहुत ज्यादा कलरफुल है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस वर्ल्ड के अंदर जहां जहां हमें कलर्स देखने को मिलते हैं उन सब के पीछे एक पर्टिकुलर रीजन होता है, डायरेक्टली वो कलर नहीं आ गए हैं। सो उससे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में। अब ह्यूमन आई क्या होती है तो ये हमको पता है। हमारे लिए तो ह्यूमन आई क्या थी, पहले सिर्फ ये जो पोर्शन हमें नजर आ रहा है सिर्फ वही हमारे लिए ह्यूमन आई थी। लेकिन जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा था तब हमें पता चला था कि ह्यूमन आई जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही बड़ी चीज है। सिर्फ इतनी सी नहीं है जो हमें नजर आ रही है। देखो पीछे का इतना सा बड़ा पोर्शन है पीछे जो हमें नजर नहीं आता है कभी भी। अच्छा, आज हम इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इस ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर में हमको कुछ चीजें तो बहुत अच्छे से पता है कि हमारी आंखों के अंदर एक व्हाइट कलर का पोर्शन है। इस व्हाइट कलर के पोर्शन के अंदर क्या है, एक छोटी सी ब्लैक कलर की बॉल है। इस बॉल को ध्यान से अगर देखेंगे तो इसके अंदर एक छोटी सी और एक ब्लैक कलर की बॉल नजर आती है। उसके अलावा तो हमको कुछ नहीं पता, इतना ही पता है हमको, तो हमारी आंखें सिर्फ इतनी है। लेकिन हमारी आंखें इतनी नहीं होती है, हमारी आंखें इतनी बड़ी होती है। ठीक है, अंदर पूरी एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ये आई बॉल है एक्चुअली। अब इस आई बॉल के अंदर सबसे पहली चीज जो है वो क्या है, वो है सबसे अंदर वाली चीज की हम बात करते हैं। सबसे अंदर मतलब सबसे सेंटर वाला कौन सा पोर्शन था, इस बॉल के जो ये ब्लैक कलर की बॉल है हमारे आंखों के अंदर, उसके अंदर एक छोटी सी बॉल और होती है। उस बॉल के बारे में बात कर लेते हैं। उस बॉल को हम क्या कहते हैं, तो उस बॉल को हम कहते हैं प्यूपिल। इस बॉल को क्या कहते हैं, प्यूपिल कहा जाता है। इस बॉल को क्या कहा जाता है, प्यूपिल कहा जाता है। उसके अलावा जो ये बड़ी सी आपको ब्लू कलर की एक बॉल नजर आ रही है, बेसिकली ये ब्लैक भी हो सकती है, ये ब्राउन हो सकती है, ये ब्लू हो सकती है। तो ये जो ब्लू कलर की बॉल नजर आ रही है इसको हम कहते हैं आइरिस। उसके बाद जो ये व्हाइट कलर का पोर्शन हमको नजर आ रहा है, तो इस व्हाइट कलर के पोर्शन को हम कहते हैं स्लेरा। इस व्हाइट कलर के पोर्शन को क्या कहते हैं, स्लेरा कहा जाता है। और इस स्लेरा और आइरिस और प्यूपिल का प्रोटेक्शन करने के लिए क्या होता है, एक पूरा कवर बनाया जाता है, एक एंक्लोज कवर है। मतलब जो आई है वो उस कवर के अंदर क्या है, एंक्लोज्ड है। अब ये इस कवर को क्या कहते हैं, तो इस कवर को कहा जाता है कॉर्निया। इस कवर को क्या कहा जाता है, कॉर्निया कहा जाता है। तो इतनी बात तो जो हम देख रहे हैं वो हमको समझ में आ गया कि भाई सबसे अंदर वाला पोर्शन है प्यूपिल। प्यूपिल से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यानी जो बॉल बनेगी उस बॉल को हम कहते हैं आइरिस। आइरिस के जस्ट पास में जो व्हाइट कलर का पोर्शन है दैट इज स्लेरा, एंड उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं कॉर्निया। फाइन, अब हम इनका वर्क देख लेते हैं कि भाई इन सबका वर्क क्या है। उसके बाद हम अंदर का स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे। हमको दिख तो रहा वैसे भी है नहीं, नजर तो आ नहीं रहा किसी और का भी नहीं, खुद का भी नहीं, तो क्यों फालतू में पढ़ना है। पहले हम आगे वाला पढ़ेंगे, बाद में जाएंगे थोड़ा अंदर की तरफ। ठीक है, चलो तो बाहर वालों से तो मिल ले, हाय हेलो कर ले थोड़ा सा। ये जो प्यूपिल है ये बेसिकली क्या काम करता है, तो इसका बहुत बड़ा काम होता है। बड़ा काम क्या होता है, देखो बाहर जब भी आप जाते हो धूप के अंदर तो आपकी आंखें छोटी 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 होने लग जाती है। अंदर आते हो तो एकदम ब्रॉड करके आंखें फिर देखने लगते हो, कोशिश करते हो कि हाँ कुछ दिखा कुछ दिखा कुछ दिखा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम क्यों करते हैं, एक्चुअली जब बाहर जाते हैं हम धूप के अंदर तो वहां पर जो सनरेज होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो जब लाइट बहुत ज्यादा है हमारी आंखों के अंदर एक लिमिटेड पोर्शन ऑफ लाइट को जाना होता है। अगर उससे ज्यादा जाएंगे तो हमारी आंखों को प्रॉब्लम होगी। दैट इज वाई जो प्यूपिल है ये क्या करता है, ये गेट है एक तरह का, देखा जाए ना तो ये हमारी आंखों का एक गेट है। तो ये क्लोज होने लगता है। क्लोज क्यों होता है कि ऑलरेडी हम इतनी ज्यादा लाइट हो रही है, हमें तो थोड़ी सी लाइट होगी तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो वो थोड़ी सी लाइट को अंदर लेने के लिए क्या करता है, बहुत छोटू सा हो जाता है। ठीक है, बट जैसे ही आप फिर से अंदर आते हो तो आपको ऐसा लगता है बिल्कुल ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर अभी वो लाइट इतनी नहीं है, अंदर क्या है लाइट थोड़ी कम है। दैट इज वाई अब प्यूपिल क्या करेगा, अपना गेट खोलेगा। प्यूपिल जो अपने आप को खोलेगा तो क्या होगा, बहुत सारी लाइट अंदर आएगी और उसके बाद आपको इजीली जो है आसपास का सब कुछ विजिबल हो जाएगा रूम का। फाइन, नेक्स्ट इज आइरिस। आइरिस क्या है, आइरिस ये वाला बड़ा वाला गोला है आपका। उसके बाद कौन है, स्लेरा। डू यू नो कि स्लेरा को पता है, ये जो स्लेरा है इसके अंदर कोई भी ब्लड फ्लो नहीं होता है। पता है क्या आपको, नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ। स्लेरा के अंदर कोई भी ब्लड फ्लो नहीं होता है। ठीक है, ये एक अकेला ऐसा पोर्शन है हमारी बॉडी का जिसके अंदर ब्लड फ्लो नहीं होता।
एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो जाना नहीं है, मैं अभी आपको बताऊंगी इसके स्ट्रक्चर के बाद में, इस पूरी आई के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। चलो, सो आइरिस, स्लेरा, स्लेरा के बाद कौन है? कॉर्निया। अभी हमने कहा था ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है, पूरी कवरिंग है, तो कवरिंग है तो मतलब क्या है? प्रोटेक्शन देगा, सबको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। कौन? कॉर्निया करेगा। एंड जो मोस्ट ऑफ द लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है वो इस कॉर्निया के अंदर हो जाता है बेसिकली। उसके बाद आते हैं हमारे आइरिस और प्यूपिल, इसकी बात आती है इसकी बारी। तो नेक्स्ट आ जाओ, इसके आगे क्या है? तो देखो, कॉर्निया एंड आइरिस के मिड के अंदर देखो एक फ्लूइड फिल्ड है। ये हमारा आइरिस है, ये जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? ये आइरिस है। और ये हमारा क्या है? कॉर्निया। तो इसके बीच का जो ये पोर्शन नजर आ रहा है आपको, इस पोर्शन के अंदर क्या होता है? एक फ्लूइड होता है, और उस फ्लूइड का नाम क्या है? एक्वस ह्यूमर नाम है। इस फ्लूइड का क्या नाम है? एक्वस ह्यूमर। वन मोर थिंग कि ये जो एक्वस ह्यूमर है, इसके बाद थोड़ा और अंदर आ जाए भाई, ये हमारा कॉर्निया, देन एक्वस ह्यूमर, देन आइरिस, प्यूपिल एंड स्लेरा। उसके बाद थोड़ा अंदर जब आएंगे तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि लाइट तो सब जगह से आ रही है, हमारी आंखों के अंदर लाइट सब जगह से गई, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लाइट चली जानी चाहिए, तभी तो हमें इमेज नजर आएगी, राइट? हमने लाइट वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था ये कि जब तक सारी लाइट की रेस कहीं पर जाकर ज्वाइन नहीं होंगी तब तक हमें इमेज नजर नहीं आएगी, बिकॉज इमेज का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या है? एक लेंस लगा हुआ है, ये आई लेंस है। ये आई लेंस क्या करता है? ये सारी लाइट की रेज को लेकर यहाँ पर कन्वर्ज करने का काम करता है। बैक साइड में एक पर्दा लगा है, वहां पे कन्वर्ज करने का काम करता है। तो इस कन्वर्जन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एक लेंस चाहिए। तो यहाँ पर एक आई लेंस लगा होता है। डू यू नो कि ये आई लेंस जो है ये कितने एमपी का होता है? हाँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा, थोड़ा सा तो सुन के लगा ही होगा ना कि अरे वाह यार, फोन का कैमरा है ना, कुछ एमपी में आता है, मेगापिक्सल्स में आता है। क्या हमारी ये जो आंखों का लेंस है इसका भी कोई मेगापिक्सल है? बिल्कुल होता है। ये हमारी आंखें जो है ये 576 मेगापिक्सल का लेंस लिए हुए घूमती है। दैट मीन्स कि जो हम बोलते हैं ना कि जितना हम क्लियर देख पा रहे हैं ना, उतना हमारा कैमरा नहीं देख पा रहा है। हमारे कैमरे की क्वालिटी जितना हमारी आंखों की क्वालिटी है, क्लैरिटी है, उतना ही नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हमारी आंखों का जो लेंस है वो 576 मेगापिक्सल का है, लेकिन हमारा जो कैमरा है उसका लेंस 576 मेगापिक्सल का नहीं है, वो उससे कम का है। दैट इज वाई क्लैरिटी जो है हमारी आंखों में थोड़ी ज्यादा आती है एज कंपेयर टू अदर कैमरास। फाइन, चलो, तो देयर इज अ लेंस जो क्या करेगा? सारी लाइट की रेस को कन्वर्ज करने का काम करेगा, एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर कन्वर्ज करेगा। इस लेंस को भी एडजस्ट किया जाता है। इस लेंस को कैसे एडजस्ट किया जाएगा? तो यहाँ पर कुछ सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं। इस लेंस के यहाँ पास में कौन होते हैं? यहाँ पास में होते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स और सिलेरी मसल्स भी होती है। सस्पेंसरी लिगामेंट्स के अलावा कौन होता है? सिलेरी मसल्स होती है, जो क्या करती है? जो इसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम करेगी। कई बार होता है लेंस को एडजस्ट करना पड़ता है, जब दूर का हम देख रहे हैं, कई बार होता है हम बिल्कुल पास ले जाके देखते हैं, तो इस लेंस को एडजस्ट होना पड़ता है। तो ये एडजस्टमेंट वाला काम कौन करता है? सिलेरी मसल्स एंड सस्पेंसरी लिगामेंट्स करते हैं। फाइन, चलो, इसके बाद यहाँ से जो लाइट की रेस आ रही है वो लाइट की रेस कहाँ जाके कन्वर्ज होगी? तो देयर इज अ कर्टेन इनसाइड द आई बॉल। आई बॉल के अंदर जो कर्टेन है, उस कर्टेन का नाम क्या है? रेटिना नाम है। मतलब जो पीछे वाला ये जो पोर्शन है ये पूरा क्या है? एक तरह का कर्टेन है। यहाँ पर सारी लाइट की रेज आकर कन्वर्ज होती है और इसी के ऊपर क्या बनती है? इमेज फॉर्मेशन होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रेटिना। इस पूरे पोर्शन को क्या कहेंगे? ये जो पर्दा है इसको क्या रेटिना कहा जाता है। इस रेटिना के अंदर देखो एक छोटू सा यहाँ पर गेट है, एक छोटा सा गेट है। ये जो गेट आपको नजर आ रहा है, ये जो होल आपको नजर आ रहा है, इसको कहा जाता है ऑप्टिक नर्व। इसको क्या कहा जाता है? ऑप्टिक नर्व कहा जाता है। और ये जो ऑप्टिक नर्व है इसी के थ्रू क्या होता है? सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन तक जाती है और ब्रेन से सारी इंफॉर्मेशन आती है। फाइन, तो ये हुआ हमारे आई का स्ट्रक्चर, जितना हमको हमारे एनसीईआरटी ने बताया है ये हमारी आई का स्ट्रक्चर है। अब जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो कि आई के बारे में था वो क्या है? वो ये कि डू यू नो कि हमारी आंखों को कभी भी सर्दी नहीं लगती है। पता है क्या आपको? नहीं पता है तो आज सुन लीजिए। क्या होता है? हमारी आंखों को कभी भी सर्दी नहीं लगती है। हर बार पूरी बॉडी पार्ट में सारे पार्ट्स को ठंड लगेगी, लेकिन कभी भी हमारी आंखों को ठंड नहीं लगेगी, बिकॉज हमारी आंखें जो होती है उनके अंदर कोई भी रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। मतलब जो सेंसरी रिसेप्टर्स होने चाहिए थे जो कि ठंड को सेंस कर सके, वो रिसेप्टर्स होते ही नहीं है। दैट इज वाई इनको ठंड नहीं लगती है। और सेकेंड थिंग कि हमारे स्कल के अंदर होता है ना ये, तो स्कल के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स जारी होती है और उस ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उस ब्लड की गर्मी जो है वो इस आई बॉल को मिलती है। दैट इज वाई कभी भी हमारी आई बॉल को ठंड नहीं लगती है। यानी इसको कभी भी स्वेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ हमें ही पड़ती है, हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स को पड़ती है, लेकिन इन आंखों को कभी भी स्वेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। फाइन,
सेकेंड थिंग इज कि अब हमें पढ़ना है एक पावर ऑफ अकोमोडेशन। एक पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? तो हमने ये कई बार सुना है कि हम हमारी आंखों में आंखों से जब भी कोई चीज पढ़ते हैं, जब भी कोई चीज देखते हैं, तो बिल्कुल ऐसे पास में ले जाके नहीं देखना चाहिए, दिखेगा नहीं हमको। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई यहाँ पे था तब भी ये मेरे को दिख रहा है, मुझे यहाँ लेके आया तब भी दिख रहा है, ये यहाँ पे आ गया तब भी मुझे ये तो नजर आ रहा है, तो ये तो गलत चीज हो गई कि आपको कोई चीज दिखेगी नहीं। ज्यादा दूर ले गए तो आपको कोई चीज दिखेगी नहीं, ज्यादा पास आ गई तो आपको कोई चीज दिखेगी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? देयर इज अ पॉइंट दैट इज नियर पॉइंट और एक होता है फार पॉइंट, कि वहां तक आप देख सकते हो, उसके आगे आप नहीं देख पाओगे। नियर पॉइंट मतलब यहां तक आप देख पाओगे, इसके आगे नहीं देख पाओगे। अभी हमने कहा कि ये गलत है और फिर साइंस ही आपको ये बता रहा है कि एक नियर पॉइंट भी होता है। ये दोनों तो अपोजिट थिंग्स हो गई। एक्चुअली द थिंग इज कि नियर पॉइंट तो होता है एक। नियर पॉइंट का मतलब है कि 25 सेंटीमीटर हमने सुना है ये, कि 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखकर हमें किसी भी चीज को क्या करना चाहिए? देखना चाहिए। 25 सेंटीमीटर क्या है? एक नियर पॉइंट है पर्टिकुलर ह्यूमन आई का। जैसे ही आप 25 सेंटीमीटर से पास लेकर आते हो कोई चीज तो आपको नजर नहीं आती है। ये चीज गलत है कि नजर नहीं आती है, नजर तो आ जाती है, बट द प्रॉब्लम इज कि हमारी जो सिलेरी मसल्स होती है वो उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपने देखा होगा कि 25 सेंटीमीटर से जब आप कोई चीज पास में लेकर आते हो और उसको देखते हो तो आपकी आंखों पर बहुत ही ज्यादा जोर पड़ता है, और ये बहुत ही ज्यादा जोर क्या करता है? ये आपकी आंखों को खराब कर सकता है। इसका मतलब है कि जो सिलेरी मसल्स जिसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, लेंस जो है उसको बहुत ज्यादा एडजस्ट करने की जरूरत पड़ रही है, तो इतना अगर ज्यादा लेंस एडजस्ट होगा तो या तो ह्यूमन आई का लेंस खराब हो सकता है, या ह्यूमन आई की सिलेरी मसल्स खराब हो सकती है, या सेंसर खराब हो सकते हैं। तो जब उनमें गड़बड़ हो जाएगी या वो खराब हो जाएंगे तो पूरी की पूरी आई खराब होगी, दिखना कम हो जाएगा, उसके बाद फिर चश्मा लगाना पड़ेगा, या हो सकता है कि बिल्कुल आंखें ही खराब हो जाए, पूरी ही खराब हो जाए। पॉसिबिलिटीज है, बिल्कुल है। तो इसीलिए कहा जाता है कि 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा डिस्टेंस में रख के चीजों को यूज करना चाहिए, देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कभी भी 25 सेंटीमीटर से बिल्कुल पास में नहीं लाना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारी आंखें जो है वो खराब ना हो। तो ये क्या होता है? ये नियर पॉइंट होता है कि नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए है। उसके अलावा इसके अंदर क्या होता है? कैटरेक्टेड आई लेंस होता है। फोकल लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है। जब नियर पॉइंट पे कोई चीज होती है तो फोकल लेंथ क्या होगी? बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी। मतलब कि जो लेंस है ना वो पूरा स्ट्रेच हो जाता है, लेंस पूरा स्ट्रेच हो जाएगा और बिल्कुल पतला हो जाएगा, बिल्कुल पतला हो जाएगा इस तरह से। हमने लाइट वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था? कि लाइट चैप्टर में हमने पढ़ा था लास्ट के अंदर कि लेंस की पावर होती है, और उस पावर का फॉर्मूला क्या था? 1/f था, यानी फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई है तो पावर डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन अगर फोकल लेंथ को डिक्रीज कर दिया गया है तो पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर पावर को इंक्रीज करने के लिए क्या होता है? फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ नियर पॉइंट के लिए क्या होगा? फोकल लेंथ डिक्रीज होगी और पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब कोई भी चीज को जितना आप पास लेकर आओगे तो ये क्या करेगा? ये जो आपके लेंस है ये क्या होंगे? बिल्कुल मतलब कहता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लाइक एकदम फ्लैटन होने की कोशिश करेंगे, और जो सिलेरी मसल्स होती है वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है, सॉरी रिलैक्स हो गई, कॉन्ट्रैक्ट नहीं रिलैक्स होती है, रिलैक्स हो जाती है। रिलैक्स होते होते क्या बिल्कुल फैल जाती है। जैसे ही वो पीछे की साइड जाएगी तो ये लेंस जो है बिल्कुल ये खिंच जाएगा। फाइन, लेंस खिंचेगा तो क्या होगा? फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई और पावर इंक्रीज हो चुकी है। इस केस के अंदर क्या होता है कि जो हमारे सेंसरी लिगामेंट्स और जो लेंस होता है उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, और इतना इंपैक्ट पड़ेगा तो गड़बड़ी है हमारी आंखों के लिए। चलो नेक्स्ट थिंग, इसकी जो फार पॉइंट है, बेसिकली फार पॉइंट क्या होता है? इन्फिनिटी तक होता है। आप किसी पर्सन को ये कहते हुए सुना है क्या कि मैं तो सिर्फ 2 किलोमीटर देख पाता हूँ? फिर एक आता है कि नहीं मैं तो सिर्फ 4 किलोमीटर देख पाता हूँ। अरे एक पहाड़ी पे जाके देखो तो सही, एक थोड़ी ऊंची पहाड़ी पे जाओ, दूर दूर तक का नजारा आपको दिखाई देता है। 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, सारा कुछ आप देख सकते हो। क्यों देख पा रहे हैं? बिकॉज जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी पे होता है, वो कभी भी इतना कुछ किलोमीटर्स की रेंज में नहीं होता है। जब भी आप कोई दूर की चीज देखोगे तो क्या होगा? जो ये हमारा लेंस है ये थोड़ा सा ऐसे थिक हो जाएगा, और इससे क्या होगा? फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और पावर डिक्रीज हो जाएगी। फाइन, तो उसके बाद क्या होगा? हम इसको देख पाते हैं। जो आई लेंस होता है वो थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा, थोड़ा थिक हो जाएगा, जिसकी वजह से हम दूर की चीजों को देख पाते हैं। और जो हमारा फार पॉइंट होता है दैट इज इनफाइनाइट। नियर पॉइंट क्या था? 25 सेंटीमीटर था, उससे आगे लेकर आओगे तो प्रॉब्लम है। और फार पॉइंट क्या होता है? इनफाइनाइट तक होता है, जहां तक आप देख पाते हो वो सब क्या है आपको विजिबल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी। फाइन, नेक्स्ट थिंग इज कि अब हमें कुछ डिफेक्ट्स पढ़ने हैं विजन के, कि हमारी आंखों के अंदर क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं। क्यों लोगों के चश्मा लगाया जाता है? क्यों जो है आज की डेट में सब लोगों को चश्मा मिल जाता है? क्यों मिलता है? बिकॉज हो सकता है कि पर्टिकुलर एक्स पर्सन की आंखों के अंदर क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है,
या तो उसको दूर का नहीं नजर आ रहा है या उसको बिल्कुल पास का नहीं नजर आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उनको धुंधला दिखाई देता है। अब ये धुंधला दिखने का रीजन ये है कि चाहे दूर की चीज नजर ना आए चाहे पास की चीज नजर ना आए, दोनों ही केस में क्या होता है कि जो भी लाइट की रेज आती है और इस लेंस से टकराती है, लेकिन लेंस क्या करता है, इन लाइट की रेज को रेटिना पर कन्वर्ज करने की जगह, जो ये पर्दा है इस पर्दे पर कन्वर्ज करने की जगह वो क्या करता है, पहले ही कन्वर्ज कर देता है। सारी लाइट की रेज को क्या करेगा, देखो यहाँ पर क्या हुआ, पहले ही कन्वर्ज कर दिया। कन्वर्ज तो यहाँ करना था, लेकिन यहाँ कन्वर्ज करने की जगह थोड़ा पहले ही कन्वर्ज कर दिया, रेटिना से पहले कन्वर्ज हो चुका है। और जब रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो गया तो इमेज कहाँ बन गई, बिल्कुल पहले बन गई। और इमेज अगर हवा में बनी हो तो क्या आपको विजिबल होगी, क्लियरली नहीं होगी। अगर इमेज पर्दे पर बनती है तो हमको क्लियर होती है, लेकिन अगर इमेज आपकी हवा में बनेगी तो क्लियर बिल्कुल भी नहीं होगी। तो यहाँ पर भी यही है कि इसकी जो इमेज बन रही है वो बिल्कुल हवा के अंदर बन रही है, दैट इज वाई ये क्लियरली विजिबल नहीं हो पाएगा। और जब ये क्लियरली विजिबल नहीं होगा तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक एक्सटर्नल लेंस लगाया जाएगा, जिससे कि हमारी आंखों के अंदर आने वाली जितनी भी रोशनी है, जितनी भी लाइट की रेज है, उन सबका कन्वर्जन कहाँ हो, रेटिना के ऊपर हो। तो रेटिना के ऊपर होगा तो क्या होगा, इमेज वहां बनेगी और क्लियरली विजिबल हमें होने लगेगा। और इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, जहां पर रेटिना से पहले ही क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है, उस सिचुएशन को हम कहते हैं मायोपिया। उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। मायोपिया और एक नियर साइटेडनेस कह सकते हैं। नियर साइटेडनेस का मतलब ये नहीं होता है कि पास की चीज नहीं दिखेगी, नहीं, पास की चीज दिखेगी लेकिन दूर की चीज नजर नहीं आएगी। नियर साइटेडनेस का मतलब क्या होगा कि दूर की जो चीजें हैं वो हमको बिल्कुल भी नजर नहीं आने वाली है। तो जिन भी पर्सन को दूर की चीज नजर नहीं आती है बिना चश्मे के, तो उनको हम क्या कहते हैं कि उनको क्या है, मायोपिया है, यानी कि उनको है नियर साइटेडनेस। ठीक है, ये कब हो जाता है कि जब एक्सेसिव कर्वेचर हो गया है आई लेंस का। जो आई लेंस है इसका कर्वेचर बहुत एक्सेसिव हो चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका है, इतना नहीं होना चाहिए था जितना हो चुका है, तो पॉसिबल है। सेकेंड थिंग, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, ये जन्मजात होता है। मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि भाई जब बर्थ हो गया बहुत टाइम हो गया उसके बाद धीरे धीरे अचानक से क्या आई बॉल जो बड़ी हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये जन्मजात होता है। जन्मजात कैसे होगा, जो आई बॉल है अगर वो थोड़ी बड़ी है किसी की, तो आई बॉल अगर बड़ी है तो डेफिनेट सी बात है फिर रेटिना तो इनका यही होना चाहिए था। होना तो ये आई बॉल जो था वो इतना ही होना था, लेकिन ये आई बॉल इतना नहीं होके क्या हो गया, ये आई बॉल जो है वो इतना होना चाहिए था, लेकिन ये आई बॉल इतना नहीं होके थोड़ा बड़ा है। तो जब बड़ा है तो क्या होगा, इमेज जो है वो अंदर की तरफ ही बन जाएगी। और इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए जो एक्सटर्नल लेंस लगता है, वो एक्सटर्नल लेंस कौन सा होता है, ये जो करेक्शन लेंस लग रहा है, इस करेक्शन लेंस को कहा जाता है कॉनकेव लेंस। इस करेक्शन लेंस को क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस कहते हैं। हम ऑलरेडी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि जो लेंसेज होते हैं वो आंखों के डिफेक्ट्स को सही करने में काम में आते हैं, बट जो मायोपिया में काम आएगा वो कौन सा होगा, कॉनकेव लेंस होगा। फाइन, द नेक्स्ट थिंग इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस, ये भी अपोजिट है। फार साइटेडनेस का मतलब ये नहीं है कि दूर की चीज विजिबल नहीं हो रही है, दूर का तो सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन पास की चीज नजर नहीं हो रही है। अब पास की चीज अगर नजर नहीं आ रही है तो इसमें क्या होगा, फोकल लेंथ जो है आई लेंस की वो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, फोकल लेंथ बहुत बड़ी हो चुकी है। अब फोकल लेंथ अगर बड़ी होगी तो लाइट की सारी रेस कन्वर्ज होके कहाँ जाती है, फोकल लेंथ पर ही तो जाती है। लाइट की सारी रेस कन्वर्ज होके कहाँ जा रही है, फोकल लेंथ के ऊपर ही तो जा रही है। अब फोकल लेंथ अगर इतनी बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर जो लाइट की रेस कन्वर्ज हो रही है वो कहाँ हो रही है, देखो रेटिना के बाहर की तरफ हो रही है। कहाँ हो रही है सारी की सारी लाइट की रेस कन्वर्ज, रेटिना के बाहर की तरफ हो रही है। बाहर की तरफ है मतलब क्या हो गया कि फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो चुकी है, इतनी हो चुकी है फोकल लेंथ। होनी तो ये यहाँ तक ही चाहिए थी, लेकिन ये ज्यादा हो गई है, और ज्यादा हो गई है इसका मतलब क्या होगा कि जो इमेज बनेगी वो रेटिना के आगे जाके बनेगी, थोड़ा और पीछे जाके, मतलब रेटिना के थोड़ा पीछे जाके बनेगी। फाइन, पहले क्या हो रहा था मायोपिया में, रेटिना से पहले ही बन रही थी इमेज, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, थोड़ी ज्यादा दिक्कत है तो थोड़ा ज्यादा दूर बनेगी इमेज, तो रेटिना से पीछे की तरफ बन जाएगी इमेज। फाइन, अब यहाँ पीछे बनी है तब भी वही सेम चीज है, पर्दे पर तो नहीं आई ना इमेज। जब तक पर्दे पर नहीं आएगी तब तक जो है ऑप्टिकल नर्व जो है, हमारी जो पीछे का जो छेद है, जो ऑप्टिकल नर्व है, ये कैसे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देगा, कैसे ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा। सो हाइपरमेट्रोपिया की ये जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, जो लेंस लगता है वो कौन सा होता है, वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। वो कौन सा लेंस लगेगा, कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है। पहले वाले में क्या था, कॉनकेव लेंस था, लेकिन यहाँ पर आईज को करेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, आईज को करेक्ट करने के लिए, हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस जो है वो लगाया जाता है। अब ये हाइपरमेट्रोपिया हो क्यों जाता है, तो देखो
अगर आई बॉल जो है वो इतना होता तब तो क्या होता, इमेज जो है वो रेटिना पे बनती, लेकिन आई बॉल इतना नहीं होगी, क्या है इतना सही, इतना सही आई बॉल है हमारा, तो यानी आई बॉल कितना हो गया, छोटा हो चुका है। और ये कब होता है, ये बाय बर्थ होता है, बर्थ के टाइम पर ही हो जाता है। आई बॉल अगर छोटा है तो क्या हो सकता है, हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। सेकेंड थिंग कि फोकल लेंथ को इंक्रीज कर दिया, फोकल लेंथ बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, तब भी क्या होगा, तब भी जो हाइपरमेट्रोपिया है वो सिचुएशन हो सकती है पर्टिकुलर एक्स पर्सन की आईज में। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि प्रेस बायोपिया। अब ये प्रेस बायोपिया क्या है, तो प्रेस बायोपिया का मतलब है कि लोगों को लगता है कि हाइपरमेट्रोपिया भी है और मायोपिया भी। अरे कॉमन सेंस वाली बात है भाई, जब पास की चीज नजर नहीं आ रही है तो या तो दूर की चीज नजर आएगी, अगर दूर की चीज नजर नहीं आ रही है तो फिर पास की चीज नजर आएगी। भाई लेंस जो है या तो क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेच हो गया, बिल्कुल पतला हो गया, या बिल्कुल थिक हो गया, दोनों में से एक ही सिचुएशन हो सकती है, बीच वाला सिचुएशन तो कुछ होगा नहीं। लेकिन ये जो प्रेस बायोपिया है ये बेसिकली क्यों हो जाता है, ये इसलिए हो जाता है कि हमारी एज हो जाती है, जब पर्टिकुलर पर्सन की एज हो जाती है तो क्या होता है, एक एज के बाद में बॉडी के सारे पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। एक पर्टिकुलर एज के बाद क्या होता है, बॉडी के सारे पार्ट्स ने काम करना बंद कर दिया, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो ये हमारी सिलेरी मसल्स होती है ये भी एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम तक काम करती है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये भी वीक होने लगती है। जब ये वीक हो जाएगी तो ये लेंस को एडजस्ट नहीं कर पाएगी, ना ये लेंस को कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगी, ना ये एक्सपैंड कर पाएगी, तो इसका ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, एडजस्टमेंट नहीं होगा, और उस एडजस्टमेंट नहीं होने की वजह से क्या होगा कि जो आई है, इस आई को ना दूर का दिखेगा ना पास का दिखेगा। तो आपने देखा होगा एक दादाजी का अलग से चश्मा होता है और उस दादाजी के चश्मे में नीचे एक छोटू सा अलग सा लेंस लगा होता है। मतलब अगर ये इस चश्मे की एक आंख है, ठीक है, और ये इसकी सेकंड आंख है, अब इन दोनों आंखों में क्या होता है, यहाँ पर एक अलग से एक लेंस लगा होता है बिल्कुल होता है। अब ये लेंस क्या करता है, ये दोनों लेंस जो है सेपरेट है, जब उनको दूर की चीज देखनी होगी तब क्या होगा, ये वाला लेंस जो है ये काम करेगा ऊपर वाला, जब उनको पास की चीज देखनी होगी तो ये नीचे वाला लेंस जो है ये काम करेगा। यानी होता नहीं, आंखें यूं करते यूं करके फिर यूं देखते हैं, और फिर ऊपर देखना होता तो यूं करके यूं देखते हैं, तो वो इसीलिए देखते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ ऊपर की तरफ अगर देखना है तो क्या होगा, यहाँ वाला जो लेंस है वो काम करेगा, नीचे की साइड में देखना होगा तो ये क्या होगा, ये जो नीचे वाला लेंस है ये वाला लेंस काम करेगा। फाइन, चलो, तो प्रेस बायोपिया जो होता है वो ऐसा नहीं कि हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों साथ में है, ये सिलेरी मसल्स के वीकनेस की वजह से हो जाता है। तो वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल्स पॉसिबल है एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम के बाद में, हर एक की एज के बाद होता है ये। डिमाइनाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, ऑब्वियसली अब धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी भी तो कम हो जाएगी भाई, इतने बूढ़े हो रहे हैं लोग, तो बूढ़े होने के बाद क्या होता है, सारे बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देंगे, तो क्या आई लेंस काम करता रहेगा कि कोई बात नहीं भैया मैं तो आपकी लाइफ टाइम साथ में हूं, नहीं करता है, वो भी नहीं करेगा, वो भी काम करना छोड़ देगा, आलसी बन जाएगा। तो जो आई लेंस है उसने भी काम करना कम कर दिया, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, सिलेरी मसल्स है उसने भी काम करना कम कर दिया है, वो बेचारी वीक हो गई है ना, बीमार है तो वीक हो गई है अब तो। दैट इज वाई प्रेस बायोपिया होता है, उसके अंदर क्या होता है, दोनों ही टाइप के लेंस लगाए जाते हैं। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट थिंग इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। लाइट का रिफ्लेक्शन बताया है, देखो आई के बारे में हमको पता चल गया, आई के सारे डिफेक्ट्स हमने देख लिए हैं। अब इसके बाद हमारी एनसीईआरटी का टॉपिक क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। एक प्रिज्म के अंदर से जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, देखो हमने क्या कहा था कि हम ये वर्ल्ड के अंदर जितने आपको कलर्स नजर आ रहे हैं ना, इनके पीछे की साइंस भी हम जानेंगे, तो बस वही वाली चीज हम देख रहे हैं। आई के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हमारे रिफ्लेक्शंस के बारे में, ताकि हमको पता चले कि कौन सी चीज का कलर, ये पर्टिकुलर कलर क्यों होता है। रेड कलर से ही सारे एम्बुलेंस की और सब जगह के सिंबल्स क्यों बनाए जाते हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल के सिंबल और ये सारे रेड कलर से ही क्यों बनाए जाते हैं, या फिर स्काई का कलर एकदम ब्लू ही क्यों होता है, तो ये सारी चीजें अब हम जानेंगे। तो इस प्रिज्म के अंदर क्या किया गया है, रिफ्लेक्शन बताया गया है, और इसके अंदर एक एंगल भी बनेगा, एंगल ऑफ डेविएशन। देखो सबसे पहले क्या हुआ, इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे आई तो क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। यहाँ पर कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है, यहाँ पर क्या है, डेंसर मीडियम है। जब रेयर से डेंस में जाती है कोई भी लाइट की रे, तो वो नॉर्मल के बिल्कुल पास में आ जाती है, पता है हमको। जब वो नॉर्मल के पास आ जाएगी, देखो नॉर्मल तो ये है, ये क्या है, ये रहा नॉर्मल हमारा, इस नॉर्मल के बिल्कुल पास में आ चुकी है, तो पास में आते ही ये लाइन बन गई, पास में आते ही क्या हो गया, यहां से लाइट आई थी इंसिडेंट रे, अब ये इस तरफ चली गई, नॉर्मल के पास आ गई। अब इस डेंसर मीडियम से जब अगेन वो रेयरर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल से थोड़ा सा ये नॉर्मल नहीं है, राइट, ये नॉर्मल है हमारा, ठीक है, इस नॉर्मल से क्या होगा, थोड़ा सा दूर चली जाएगी। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा भाई, परपेंडिकुलर बनेगा, इससे नहीं बन रहा है, ये वाला परपेंडिकुलर है। अब ये नॉर्मल है,
इस नॉर्मल से क्या होगा, बिल्कुल दूर चली गई है, तो ये देखो दूर आ गई है। इस रे को हम क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे कहते हैं। ये हम ऑलरेडी लाइट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ग्लास स्लैब के बारे में हमने पढ़ा था, सेम वही चीज है। अब जब हम इंसिडेंट रे को और इमर्जेंट रे को पीछे की साइड में ज्वाइन कर देते हैं, ये इंसिडेंट रे हमारी, और ये क्या है, कलर चेंज कर ले, चलो ये ले लेते हैं, ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे है। और इस इंसिडेंट रे के ऊपर देखो ये इमर्जेंट रे जो है, इसको हमने बढ़ा दिया, दोनों को एक्सटेंड किया, तो क्या बना, दोनों को एक्सटेंड करने से एक एंगल बना, और उस एंगल का नाम हमने क्या दिया, डेल्टा नाम दिया, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन। इस एंगल का क्या नाम है, एंगल ऑफ डेविएशन है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि एंगल ऑफ डेविएशन कहां से आया, ये जो डेविएशन हो रहा है ना इस प्रिज्म के अंदर, उसकी वजह से आया है एंगल ऑफ डेविएशन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि डिस्पर्जन होता है, जो हम प्रिज्म के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं ना इतना रिफ्रैक्शन एंड ऑल, इस रिफ्रैक्शन से हमें ये समझ में आया कि जो व्हाइट लाइट होती है, जो सनलाइट भी होती है, कोई भी लाइट है, जो व्हाइट लाइट आपको नजर आ रही है, वो व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलके बनी होती है। यानी जो रेनबो के 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर, रेनबो के कौन से 7 कलर्स है, विबग्योर है, विबग्योर, ठीक है। तो इस विबग्योर की वजह से क्या होता है, सॉरी लाइट की जो व्हाइट रेज होती है, व्हाइट कलर की जो लाइट की रेज होती है, उसके अंदर क्या होता है, ये 7 कलर्स होते हैं, यानी इन 7 कलर से मिलके क्या बना, व्हाइट लाइट बनी है, ठीक है। और इसके लिए एक न्यूटन की डिस्क भी है, इसको समझाने के लिए एक न्यूटन्स डिस्क भी है। न्यूटन्स डिस्क बताती है कि हाँ भाई ये जो 7 कलर्स है, इन सबसे मिलके ही हमारा जो है व्हाइट कलर बना है। कैसे, तो एक डिस्क ली जाती है सर्कुलर शेप में, उसके अंदर ना 7 कलर के वो कहते हैं ना, एक कहते पार्ट्स, सेक्टर्स बनाए जाते हैं। तो ये 7 कलर के सेक्टर सेगमेंट बनाए जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तुम छोटे बड़े बराबर कर लेना इसको। इसके नीचे क्या कि एक स्टिक लगाई जाएगी, और वो स्टिक जैसे बच्चे नहीं घुमाते इस तरह का, पंखा पंखा गया, तो वो जो पंखा होता है ना, उस तरह से उसको घुमाया जाता है। और जब इसको घुमाया जाएगा, बहुत जोर से जब इसको घुमाया जाएगा, तो क्या होगा, ये जो डिस्क है जिसके ऊपर ये 7 कलर्स बने हुए हैं, 7 कलर के बैंड बने हुए हैं, ये हमको बिल्कुल व्हाइट कलर का नजर आएगा। यानी इससे प्रूफ होता है कि हमारे जो व्हाइट कलर की लाइट है, उसके अंदर 7 कलर्स प्रेजेंट है, 7 कलर्स प्रेजेंट है हमारे रेनबो के। फाइन। अब इस व्हाइट लाइट को क्या किया गया, प्रिज्म में से पास करवाया गया, ताकि हमको पता चले कि हाँ भाई लाइट की जो लाइट जो है वो 7 कलर से बनी है। जब इसको प्रिज्म में से पास करवाया गया तो क्या हुआ, लाइट की स्कैटरिंग हो गई। जब प्रिज्म में से पास करवाएंगे तो क्या होगा, लाइट की स्कैटरिंग हो जाएगी, और जो व्हाइट लाइट है ये 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाएगी। 7 कलर्स में क्या होगा, डिस्पर्स हो जाएगी, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं डिस्पर्जन। इसको हमें क्या नाम दिया, इसको हमने डिस्पर्जन नाम दिया है। फाइन, बिकॉज व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर में क्या हो गई, डिस्पर्स हो चुकी है, ठीक है। चलो अब देखो एक चीज और आपको याद रखनी है कि विबग्योर जो है, इसके अंदर अगर हम V2R जाते हैं, अगर हम V2R अगर हम जा रहे हैं, तो लैम्डा क्या हो जाता है, लैम्डा हमेशा इंक्रीज होता है। V2R जाएंगे तो क्या होगा, लैम्डा इंक्रीज होगा, ठीक है। और जो लैम्डा है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्कैटरिंग के, मतलब अगर स्कैटरिंग की हम बात कर ले, स्कैटरिंग इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब अगर लैम्डा को हमने इंक्रीज कर दिया तो स्कैटरिंग क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। अगर हमने लैम्डा को डिक्रीज कर दिया है तो क्या होगा, स्कैटरिंग ज्यादा होगी। मतलब अगर मैं विबग्योर में से सारे कलर्स की बात करूं, तो इस V का जो लैम्डा है वो बिल्कुल कम है, वेवलेंथ है ये V की, लैम्डा ये क्या है, बिल्कुल कम है। और अगर ये बिल्कुल कम है, इसका मतलब सारे कलर्स में से इस कलर की स्कैटरिंग जो है वो थोड़ी ज्यादा होगी, बहुत जल्दी ये कलर स्कैटर्ड हो जाएगा। देन I का है, देन V, देन G, Y, O एंड लास्ट में है R। R की जो वेवलेंथ है, R का जो लैम्डा है वो बहुत ज्यादा हाई है बाकी सबसे। तो जब R का लैम्डा ज्यादा है तो स्कैटरिंग क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, अपोजिट चलेगा, बिकॉज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसकी स्कैटरिंग कम होगी, रेड कलर जो है वो स्कैटर्ड कम होता है। आपने भी नोट किया होगा, बाकी सारे कलर से पहले हमारा ध्यान कहाँ जाता है, हमेशा रेड कलर की तरफ जाता है। दूर से भी अगर हम देखेंगे तो हमें हर चीज रेड कलर की कोई चीज है वो बहुत इजीली नजर आती है। बाकी कलर्स की चीजें जो है नजर तो आती है, लेकिन थोड़ा सा पास जाने के बाद में आती है, ज्यादा दूर से नजर नहीं आती है। दैट इज वाई हॉस्पिटल्स का जो सिंबल होते हैं, हॉस्पिटल के जो सिंबल होते हैं, या कोई ऐसे इंपॉर्टेंट साइंस जो होते हैं, डेंजर के साइन हो गए हैं, ये सारी चीजें जो है वो रेड कलर से ही मार्क की जाती है, ताकि दूर से ही लोगों को क्या हो, विजिबल हो जाए। फॉग के अंदर भी कई बार जो होता है रेड कलर विजिबल हो जाता है। दैट इज वाई ये सारी चीजें रेड कलर की होती है, बिकॉज इसका लैम्डा बहुत ज्यादा है तो स्कैटरिंग बिल्कुल कम हो जाती है। ये स्कैटर नहीं होता, ये अपनी जगह पे ही रहता है। फाइन, चलो इसको चाय नाश्ता करने का ज्यादा शौक नहीं, तो घूमने उमने नहीं जाता। नाउ अब देखो रिकॉम्बिनेशन भी होता है। ये जो स्पेक्ट्रम बना है, ये जो 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम बनता है,
7 कलर्स का जो ये रेनबो बनता है उस स्पेक्ट्रम की व्हाइट लाइट को हम फिर से ला सकते हैं, रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। भाई न्यूटन ने जो बताया था ये, तो लोगों ने सोचा कि यार ये व्हाइट कलर से अगर ये रेनबो बना है तो क्यों नहीं इस रेनबो से वापस व्हाइट कलर बन जाए, पॉसिबल है क्या। तो जब एक और एक्सपेरिमेंट किया गया और पता चला कि हाँ रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल है, जिस तरह से व्हाइट लाइट को हम डिस्पर्स कर सकते हैं 7 कलर्स में, वैसे ही 7 कलर्स को हम कंबाइन कर सकते हैं हमारी व्हाइट लाइट के अंदर। चलो सो व्हाइट लाइट जो है ये आएंगी, व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से टकराएंगी तो क्या होगा, 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाएंगी। जब ये अपने 7 कलर्स में डिस्पर्स हो चुकी है तो क्या किया गया, प्रिज्म को उल्टा रखा गया ताकि रिकॉम्बिनेशन हो जाए। भाई सीधा रखा था तब तो क्या हुआ था, ये डिस्पर्स हो गई थी। अपोजिट रख दो, क्या पता रिकम्बाइन हो जाए। तो अपोजिट रखने पे पता चला कि हाँ ये सारी लाइट की रेज जो आई थी, जो कि स्पेक्ट्रम बना के आई थी, ये लाइट की रेज देखो फिर से कंबाइन हो गई। कंबाइन होकर इन्होंने क्या बना दिया, व्हाइट कलर की लाइट फिर से बना दी। तो इसी को हमने क्या नाम दिया है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम था उसको क्या कर दिया गया, फिर से रिकम्बाइन किया गया। और रिकम्बाइन करना कितना इजी है, एक प्रिज्म को रखो सीधा, एक को रखो उल्टा। जो सीधा वाला है वो सीधा काम करेगा, व्हाइट लाइट को डिस्पर्स करने का काम करेगा। जो उल्टा वाला है वो उल्टा काम करेगा कि डिस्पर्जन को फिर से कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट कर देगा। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आई होप कि आपको इतने टॉपिक तो क्लियर हो गए होंगे। अब तो कुछ ही टॉपिक रह गए हैं और इन्हीं से रिलेटेड टॉपिक है जिनको कि हमको देखना है, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है, हमारी समरी इसके साथ में कंप्लीट हो जाएगी। वैसे ये चैप्टर तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलो नेक्स्ट थिंग इज कि जो डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट है इसका यूटिलाइज हम कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो जो रेनबो फॉर्मेशन होता है उसके अंदर भी यही होता है, डिस्पर्जन ही होता है। ये रेनबो फॉर्मेशन क्या है, तो रेनबो तो सबने देखा होगा, बारिश के बाद जो पूरा एक स्पेक्ट्रम नजर आता है, 7 कलर्स का जो रेनबो दिखाई देता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखो रेनबो क्यों नजर आया, तो बारिश के बाद क्या होता है कि आसपास के अंदर, सारे एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है। तो जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स आती है वो वाटर ड्रॉपलेट जो है वो एज प्रिज्म काम करती है। जैसे प्रिज्म के अंदर व्हाइट लाइट के जाने के बाद क्या होता है, वो डिस्पर्स होके बाहर आती है, वैसे ही इस पानी की जो बूंद है या वाटर ड्रॉपलेट्स है, उन वाटर ड्रॉपलेट्स में भी लाइट की रेज जाएंगी तो पूरी डिस्पर्स होकर ही बाहर आएंगी। सो सन से देखो क्या हुआ, व्हाइट लाइट आई, यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। पहले क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन से क्या हो गया, डिस्पर्जन। अब इस रिफ्रैक्शन से, ये जो रिफ्रैक्शन हुआ इससे क्या हुआ, 7 कलर्स के अंदर ये डिस्पर्स हो गया। बट इस 7 कलर में डिस्पर्जन के बाद क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब लाइट की रे आई तो यहाँ से थी, जाना उसको बाहर था, लेकिन बाहर जाने की बजाय क्या हो गया, फिर इसी के अंदर चली गई। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद में क्या होगा, ये बाहर आ जाएंगी, अगेन रिफ्रैक्शन होगा। तो देखो पहले क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, फर्स्ट क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन, एंड उसके बाद क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हो रहा है। टोटल इंटरनल, इंटरनल मतलब बूंद के अंदर ही हो रहा है ना, दैट इज व्हाई इंटरनल रिफ्लेक्शन। देन नेक्स्ट क्या आता है, अगेन क्या हो जाएगा, अगेन रिफ्रैक्शन हो जाएगा, अगेन ये कहाँ चला जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगी। और जब बाहर की तरफ आएगी तो थोड़ा और डिस्पर्स होकर आएगी, और इसीलिए क्या होता है, पूरा का पूरा रेनबो बन जाता है। और यही रेनबो हमारी आंखों तक भी पहुंचता है, मतलब हमें भी देखने को मिलता है कि हाँ ये पूरे 7 कलर्स जो है ये एटमॉस्फेयर के अंदर या स्काई के अंदर जो है बन चुके हैं। तो जहां जहां भी वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी, यानी जब बारिश के बाद जब वाटर ड्रॉपलेट ज्यादा हो जाएगी, तभी तो सनलाइट के पड़ते ही क्या होगा, पूरा का पूरा एक रेनबो फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड आपने इस रेनबो फॉर्मेशन को अपने घर में कई बार नोट किया होगा। जब मम्मी कपड़े धोती है, वो भी अगर सनलाइट में धो रही है, तो आपने नोट किया होगा कि जो बबल्स बनते हैं, उन बबल्स के अंदर भी हमें 7 कलर्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो सीडी आती है, जो पहले के जमाने की सीडी चलती थी, उस सीडी के ऊपर भी क्या होता है, सीडी के ऊपर भी आपको रेनबो देखने को मिल जाता है। फाइन, तो ये था हमारा रेनबो का प्रोसेस। मेनली आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखने, कीवर्ड से ये। फर्स्ट क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अगेन। रिफ्रैक्शन क्यों हुआ, इस वाटर ड्रॉपलेट से टकराई लाइट की रे, डिस्पर्स हो गई, अंदर गई, तो अंदर जाने में पता चला कि जिस एंगल से आई है उसी एंगल पे लौटना पड़ रहा है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। देन क्या हुआ, इसी का रिफ्रैक्शन हो गया। अब बाहर आ गई है तो बाहर आके क्या होगा, 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाएंगी। फाइन, चलो तो ये होता है हमारा रेनबो फॉर्मेशन। और आगे आते हैं, देखो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अभी जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होते हैं, इनका क्या रोल है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, क्यों होते हैं। तो हमें पता है कि हमारी जो स्काई है वो हमें ब्लू नजर आता है, लेकिन
जब शाम के टाइम या एकदम मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा अरे वाह ये तो रेड कलर का हो गया, ऑरेंज कलर का है, तो फोटोशूट के लिए बहुत अच्छा। सनसेट और सनराइज जो है वो फोटोशूट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों? उस टाइम पे कलर्स डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कलर्स कहाँ से आते हैं? वन मोर थिंग, हमें लगता है कि जो स्टार्स है वो रात के अंदर क्या करते हैं, चमक रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं, स्टार्स ट्विंकल करते हैं। अब जो स्टार ज्यादा ट्विंकल करता है तो हमें बोल दिया जाता है कि अच्छा ये तो आपकी परदादाजी है, ये तो आपके वो है। होते कुछ नहीं है, ये जस्ट साइंस होती है, ना हमारे परदादाजी ना उनके और ऊपर वाले दादाजी, कोई भी नहीं है ये सिर्फ क्या है, साइंस है। तो जो स्टार्स हमें ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं ना, वो एक्चुअली ट्विंकल करते नहीं है। अरे वाह, फिर एक और धोखा, देखो कितना ज्यादा हमारी आंखों को धोखा मिलता है, राइट? होता कुछ और है, दिखाया कुछ और जाता है। तो ये जो स्टार्स होते हैं ये कभी भी ट्विंकल नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं। एक्चुअली द थिंग इज कि जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं। हमारे अर्थ के ऊपर हमें पता है बहुत सारी लेयर्स है। अर्थ जो है हमारी किससे बनी? लेयर्स में बनी है। स्ट्रेटोस्फीयर है, टोपोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, बहुत सारे स्फीयर है, तो बहुत सारी लेयर्स में बनी है। अब ये बहुत सारी लेयर्स की जो डेंसिटीज होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। फाइन, तो कुछ मीडियम ऐसे होता है रेयर मीडियम हो जाता है, कुछ होते हैं डेंसर मीडियम, फिर कुछ रेयर आ जाता है, फिर डेंसर मीडियम आ जाते हैं। तो ये जो डेंसिटी अलग अलग होती है, दैट इज वाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली होगा। स्टार से जो लाइट है वो आएगी, स्टार की लाइट आएगी, तो स्टार की लाइट की रेज जो है वो इनसे टकराई, फर्स्ट सरफेस से टकराई, फिर यहाँ से क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गई। अगेन नेक्स्ट सरफेस पे आई, फिर टकराई, फिर रिफ्रैक्ट हो गई, फिर नेक्स्ट सरफेस पे आई, फिर टकराई, फिर रिफ्रैक्ट हो गई, लास्ट में फिर आई, फिर रिफ्रैक्ट हो गई। रिफ्रैक्शन के लास्ट के अंदर जाके हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो हमको लगता है कि अच्छा स्टार जो पहले इधर था, फिर इधर हो, फिर इधर, फिर इधर, इधर 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 इधर, तो हमें वो क्या लगता है, ट्विंकल करते हुए नजर आता है, वो बिल्कुल ट्विंकल ट्विंकल करते हुए नजर आता है। लेकिन जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार होता है ना, तो वो ट्विंकल नहीं कर रहे होते, वो जस्ट चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, वो बैठे हैं, हमें भी देख के हंसते हैं कि यार ये क्या सोच रहे बैठ के हमें, कि हम ट्विंकल करें, इधर उधर घूम रहे, हमारे पास और कोई काम नहीं है क्या? बहुत सारा काम है हमारे पास। दैट इज वाई वो अपनी जगह पर ही रहते हैं, वो कभी भी ट्विंकल नहीं करते हैं, ये जस्ट हमें नजर आते हैं। ये हमारी आंखों का धोखा है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें जो स्टार है वो ट्विंकल करते हुए नजर आ रहा है, बट ये ट्विंकल कर नहीं रहा है, जस्ट हमारी आंखों को क्या मिल रहा है, एक धोखा मिल रहा है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ और आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ये भी हमारे साथ धोखा है। हमको लगता है कि सनराइज हो गया, अरे वाह सनराइज हो गया, वो सनराइज होता नहीं है, वो 2 मिनट के बाद होता है। ठीक है, सनराइज नहीं होता है वो, सॉरी 2 मिनट पहले ही हो जाता है। ठीक है, एडवांस सनराइज हो जाता है। एक्चुअली सन तो नहीं होता है, लेकिन हमें जस्ट नजर आता है कि अरे वाह सनराइज हो गया, 2 मिनट पहले ही हमको दिख जाता है। अब उसके बाद जब सनसेट होता है तो वो थोड़ा डिले होता है, वो आराम से होता है 2 मिनट लास्ट के अंदर। ठीक है, 2 मिनट थोड़ा लेट होता है, हो तो जाता है लेकिन हमको 2 मिनट लगता है कि हाँ लेट है। तो यहाँ 2 मिनट हमको एक्स्ट्रा मिले मॉर्निंग में, फिर यहाँ पे हमको 2 मिनट एक्स्ट्रा मिल गए, तो इसका मतलब है कि 4 मिनट का दिन जो है ना ज्यादा होता है। साला दिन के अंदर कितना काम करना पड़ता है हमको, इसमें ये 4 मिनट और बढ़ जाते हैं हमारे। चलो सो इस 2 मिनट के गैप को समझते हैं। देखो सनसेट, सनराइज की बात कर लेते हैं पहले। ये जो हमारा सनराइज है, सनराइज के टाइम पे क्या होता है, सनराइज के टाइम पे जो रियल पोजीशन होती है सन की, वो अभी तक इस हॉरिजॉन के नीचे की साइड होती है, हॉरिजॉन के नीचे की साइड होती है, लेकिन ओनली रिफ्रैक्शन की वजह से हमको लगता है कि सन जो है ना वो पहले ही ऊपर आ चुका है, जबकि वो आता नहीं है। ठीक है, सन अभी कहाँ है, नीचे की साइड में है, अपनी रियल पोजीशन जो है उसकी वो हॉरिजॉन के नीचे है। यहाँ से लाइट की रेज आएंगी, इन सारी सरफेस जो इतनी सारी लेयर्स है एटमॉस्फेयर के ऊपर की, उन सबसे टकराएंगी और हमारे तक जो है वो 2 मिनट पहले ही पहुंच जाएगी, 2 मिनट अर्लियर पहुंच जाएगी, एडवांस में पहुंच जाएगी वो। तो हमको 2 मिनट पहले ही लग जाता है कि अरे वाह सनराइज हो गया, लेकिन सनराइज जो है वो 2 मिनट के बाद में होता है। फाइन, सनसेट भी जो है, सनसेट भी क्या होता है, थोड़ा सा डिले होता है, 2 मिनट लेट होता है। हमको लगता है कि हाँ सनसेट जो है वो हो चुका है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जो सनसेट एक्चुअली हो तो चुका होता है, लेकिन हमको लगता है कि नहीं यार अभी भी सनसेट है, अभी थोड़ा और टाइम है, 2 मिनट और है अभी तो। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन है, हॉरिजॉन से नीचे की साइड में क्या हो गया, सन जा चुका है, अभी सनसेट हो चुका है, लेकिन हमारी आंखों का धोखा है कि हमको लग रहा है कि नहीं 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 अभी 2 मिनट पेंडिंग है। ठीक है, तो सनसेट हो चुका है, अब इस सनसेट से क्या होगा, यहाँ से लाइट की रेज आएंगी, लेकिन हमें जो मिलेंगी वो रिफ्रैक्टेड रेज मिलेंगी। हमारी आंखों को जो दिखाई देंगी वो रिफ्रैक्टेड रेज दिखाई देंगी, और उस रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होगा, हमारी आंखें तो बिल्कुल स्ट्रेट देखेगी कि भाई हमारा सन जो है वो यहाँ है, जबकि सन होता कहाँ है, सन की एक्चुअल पोजीशन कहाँ होती है, नीचे की साइड में होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, डिले हो गया, 2 मिनट डिले,
2 मिनट डिले। अब देखो कोई चीज जो है वो 2 मिनट अर्लियर मिल गई और 2 मिनट लेट तक मिली है अगर हमको, तो हमारे लिए क्या होता है, जो डे टाइम होता है वो 4 मिनट इंक्रीज हो जाता है। और वो 4 मिनट का इंक्रीज क्यों होता है, बिकॉज 2 मिनट पहले ही हमको लग गया कि सनराइज हो गया और 2 मिनट लेट तक हमने सनसेट को होने नहीं दिया है अभी तक। नहीं, अभी तो सन है, अभी तो 2 मिनट पेंडिंग है हमारे। तो वो जो 2 मिनट हम कर रहे हैं ना, इस 2 मिनट के खेल के अंदर 4 मिनट का दिन हमारा बढ़ जाता है। चलो, दैट इज वाई एडवांस सनराइज एंड सनसेट किसकी वजह से हुआ, रिफ्रैक्शन की वजह से हुआ। अगर कोई आपको एक सिंगल वर्ड के अंदर पूछे तो आप क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। फाइन, चलो नेक्स्ट थिंग पे आ जाओ। नेक्स्ट थिंग इज टिंडल इफेक्ट। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या है, तो हमने कई बार हमारे घर के अंदर देखा है कि जब हम शाम के टाइम पर एक विंडो ओपन होती है तो उसके अंदर से बहुत सन की जो रेज है वो आती है और वो सनरेज हमको ऐसे लगते हैं कि अरे वाह, जैसे कोई आकाशवाणी हो रही हो। होता नहीं, कई बार हमको लगता है कि अरे जैसे आकाशवाणी होती है, या जैसे ना बहुत वो भगवान के जमाने में हुआ करते थे, ऊपर से जब आशीर्वाद आता था तो वो लाइट की रेज आती थी, राइट। तो वैसा ही कुछ हमको ये जंगलों में भी देखने को मिलता है, हमारे घर में भी जो विंडो होती है उसमें से भी हमें देखने को मिलता है। तो ये जो इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, जो बहुत ब्यूटीफुल सा सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा है, ये सिनेरियो, ये जो सीनरी है, ये कहाँ से आती है, ये भी आती है टिंडल इफेक्ट की वजह से, यानी कि साइंस की वजह से आती है। हर चीज में साइंस है बच्चा, ऐसा नहीं सोचना है कि अरे यार इसमें तो नहीं होगी, नहीं, हर छोटी छोटी चीज के अंदर साइंस है। तो ये किसकी वजह से आया, टिंडल इफेक्ट का वजह से आया, ठीक है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट का मतलब ये है कि जो लाइट है वो हमेशा स्कैटर्ड हो जाएगी। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे, वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, वो उसको स्कैटर कर देंगे, ठीक है। कोलॉइड पार्टिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, लाइट की रेज को स्कैटर कर देते हैं। तो देखो यहाँ से लाइट की रेज आई आई आई, लेकिन इसके अंदर विजिबल नहीं हो रही, इसके अंदर तो कोई स्कैटर नहीं हो रही है, बस, ठीक है, चली गई। सोल्यूशन है, नॉर्मल सोल्यूशन है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से ये आगे गई तो हमने क्या किया, कोलॉइडल सॉल्यूशन ले लिया जिसके अंदर कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। कोलॉइडल सॉल्यूशन कौन सा है, जिसके अंदर कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है जिसके अंदर कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इन पार्टिकल्स ने क्या किया, ये जो लाइट की रेज आई है उसको पूरा स्कैटर कर दिया। लाइट की रेज को क्या कर दिया, स्कैटर कर दिया। और उस स्कैटरिंग की वजह से ही हमको क्या लगता है, हमको लगता है कि ये जो लाइट है ये इस तरह से स्कैटर हो रही है और हमको क्या दे रही, आशीर्वाद मिल रहा है हमको भगवान का। तो ये साइंस की वजह से होता है। और जो रात शाम के अंदर जो हमें बिल्कुल अच्छा सिनेरियो देखने को मिलता है हमारे घर में, कि बहुत रोशनदान से, जो वेंटिलेटर्स होते हैं वहां से, विंडोज से बहुत ही एक क्लीन सनरेज आती है जिसके अंदर हमको कुछ पार्टिकल्स जो ऐसे फ्लोट करते हुए नजर आते हैं। तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर कोलॉइडल पार्टिकल्स, ठीक है। इन पार्टिकल्स की वजह से ही क्या हो रहा है, लाइट की रेज जो है वो स्कैटर हो रही है और उस स्कैटरिंग की वजह से हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है, इस टाइप का सिनेरियो जो है वो देखने को मिलता है। चलो, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाई इज द कलर ऑफ दिस क्लियर स्काई ब्लू। भाई हमारा जो स्काई का कलर होता है वो स्काई ब्लू क्यों होता है, स्काई ब्लू हमारे लिए वो स्काई ब्लू है लेकिन वो ब्लू क्यों होता है। तो हमको ये पता है कि जो विबग्योर होता है, विबग्योर के अंदर जो वी से लेकर विबग्योर चलो विबग्योर के अंदर जो वी से लेकर आर तक का सफर है, इसके अंदर लैम्डा क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी सबसे ज्यादा लैम्डा किसका है, आर का, सबसे कम किसका है, वी का है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है दिन के अंदर कि देखो, जब व्हाइट लाइट आएगी ना सन से, तो क्या होगा, जब व्हाइट लाइट आ रही है सन से उस टाइम पर ये जो बीच का रास्ता है, इस बीच के रास्ते में क्या होगा कि ये जो लाइट है ये स्कैटर हो जाएगी। कैसे, वेवलेंथ जिसकी कम है वो ज्यादा स्कैटर होगी। स्कैटरिंग का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, स्कैटरिंग का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, स्कैटरिंग के फॉर्मूले में हमने पढ़ा था कि जिसकी ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा के, लैम्डा अगर ज्यादा है तो स्कैटरिंग क्या होगी, कम होगी, लेकिन अगर लैम्डा कम है तो स्कैटरिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पर देखो लैम्डा कम किसका है, वी का है, यानी क्या हो गया, स्कैटरिंग हो गई इसकी। हो सकता है लाइट यहाँ से आई और क्या हो गया, वॉयलेट कलर जो था, वॉयलेट कलर नहीं है हमारे पास, ओके ये चलो, जो वॉयलेट कलर था वो यहीं पे क्या हो गया, स्कैटर हो गया, तो हमको नजर नहीं आया। देन क्या हुआ, इंडिगो कलर था वो यहाँ पे स्कैटर हो गया, और लास्ट के अंदर जो ब्लू कलर था वो यहाँ तक आया लेकिन वो हमारी आंखों तक पहुंच गया, इसीलिए हमको वो जो ब्लू कलर है वो पूरे आसमान के अंदर दिखाई देता है। आसमान का कलर ब्लू नहीं होता है लेकिन हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं हमेशा बोल रही हूँ हमारी आंखों को धोखा मिल रहा है, किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से मिल रहा है, ठीक है। चलो सो देखो हुआ क्या, वॉयलेट कलर जो था ये स्कैटर हो गया, आई जो था ये भी स्कैटर हो गया, इंडिगो स्कैटर हो गया, जो ब्लू कलर था ये हमारी आंखों तक पहुंच गया और हमको जो स्काई है वो पूरा कैसा दिख रहा है, ब्लू कलर का नजर आता है। मोस्टली हमको ब्लू कलर का नजर आता है।
अच्छा, अगर ये सारी लाइट की रेज, सारे जो कलर्स है ये स्कैटर हो जाते हैं और हमारी आंखों तक ये पहुंच ही नहीं पाते, तो हमारे लिए क्या होता? तब ये होता कि जो पूरा जो हमारे आसपास का जो हमें सीनरी हमें नजर आती है, जो हमारा वर्ल्ड हमें नजर आता है, जो हमारा आसमान हमको नजर आता है, वो पूरा हमको कैसा नजर आता? ब्लैक कलर का नजर आता। जहां पर विबग्योर जो है ये पहले ही स्कैटर हो चुका है, हमारी आंखों तक तो पहुंचा ही नहीं है, तो हमारे लिए क्या होता कि भाई स्कैटरिंग हुई ही नहीं है, तो क्या होगा? वो हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगा, तो क्या होगा? हमारे लिए ब्लैक कलर का। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये ब्लैक कलर हमको कहाँ देखने को मिलता है? जहां पर एटमॉस्फेयर नहीं होता है। एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो क्या होगा? पार्टिकल्स नहीं होंगे, पार्टिकल्स नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा? स्कैटरिंग तो होगी ही नहीं, तो स्कैटरिंग वाला फंडा ही खत्म यहाँ पर। तो फाइन, जहां पार्टिकल्स नहीं होंगे वहां पर क्या नहीं होगी? स्कैटरिंग नहीं होगी, और जब लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी तो हमको कुछ नजर ही नहीं आएगा। तो जब लाइट की स्कैटरिंग नहीं है तो हमको क्या नजर आया? ओनली ब्लैक कलर नजर आता है। फाइन, चलो द नेक्स्ट थिंग इज कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। तो आपको पता है सनराइज के टाइम का व्यू कितना अच्छा होता है, सनसेट के टाइम का व्यू ले ले और भी अच्छा होता है। फोटोशूट के लिए तो परफेक्ट मौसम होता है, वो परफेक्ट वे है। परफेक्ट क्यों है? बिकॉज वहां पर हमें वो रेडिश कलर का दिखाई देता है, एकदम रेड रेड सा, कितना सुंदर, कितना रोमांटिक सा होता है ना। चलो नाउ देखो कलर ऑफ द सन सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे। अब सनराइज और सनसेट के टाइम क्या होता है भाई? ये तो हमको समझ में आ गया था कि डे टाइम में क्या होगा। डे टाइम के अंदर जब यहाँ से लाइट आएगी तो वी जो है वो स्कैटर हो जाएगा, इंडिगो कलर भी स्कैटर हो गया, हम तक कौन सा पहुंचा? ब्लू कलर पहुंचा। दैट इज वाई हमको जो है वो ब्लू लाइट नजर आई, ठीक है। बट सनराइज और सनसेट के टाइम पे क्या होगा कि जो सन है वो कहाँ पर है? अभी इक्वेटर पर है। कहाँ पर है? इक्वेटर पर है। इक्वेटर पर है। हमको पता है कि इक्वेटर जो होता है उसकी लेंथ थोड़ी पोल से ज्यादा होती है, इक्वेटर थोड़ी ज्यादा होती है और पोल की कम होती है। देखो पोल की डिस्टेंस क्या है? कम है। इक्वेटर की डिस्टेंस क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, बिकॉज हमारी अर्थ बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है, थोड़ा सा फ्लैटेंड भी है ऊपर और नीचे से। चलो इक्वेटर पे क्या होगा? ये डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो क्या होगा कि वॉयलेट कलर जो है वो यहीं पर स्कैटर हो जाएगा, देन इंडिगो कलर स्कैटर हो गया, आगे आया थोड़ा और आगे आने पे क्या हो गया? ये जो ब्लू कलर है ये स्कैटर हो चुका है। देन यहाँ पर कौन स्कैटर हो गया? जी, देन वाई, देन ओ, और यहाँ आते आते लास्ट के अंदर हमको क्या नजर आया? लास्ट के अंदर हमको नजर आया है बिल्कुल रेड कलर। कौन सा नजर आया? बिल्कुल रेड कलर हमको नजर आया, बिकॉज रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उसकी स्कैटरिंग हो ही नहीं पाती। और जब इसकी स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी तो क्या होगा? ये स्कैटर नहीं होगा, तो ये हमारी आंखों तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाएगा। इसीलिए जब भी दूर की कोई चीज हमको बहुत क्लियरली दिखानी होती है तो वो हमेशा कैसी होती है? वो हमेशा रेड कलर की होती है। हमेशा जो हॉस्पिटल का साइन होता है वो रेड कलर का होता है, डेंजर का साइन है वो रेड कलर का होगा। क्यों होगा? वो इसकी वजह से होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन देखो यहाँ पर भी वही है, या सनसेट के टाइम पे भी क्या होगा? सनसेट के टाइम पे भी यही, यहाँ पर क्या होगा? वॉयलेट कलर जो है वो स्कैटर हो जाएगा। यहाँ हो सकता है कि आई स्कैटर हो गया, देन ब्लू कलर स्कैटर हो गया, देन ग्रीन कलर स्कैटर हो गया, देन येलो कलर हो गया, देन ऑरेंज हो गया। लास्ट के अंदर यहाँ पे आते आते हमको क्या नजर आया? यहाँ तक आते आते हमको ओनली रेड कलर नजर आता है, ठीक है। तो ये स्कैटरिंग और वेवलेंथ का खेल होता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। तो हमारी आंखों का तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? धोखा है। तो इतने सारे हमको चीजें नजर आ रही है ना, ये सब क्या है? हमारी आंखों का ओनली धोखा ही तो है। भगवान ने एक बहुत ही अच्छा तोहफा दिया है जो कि है हमारी आंखें। इस सब आंखों से हम पूरे के पूरे वर्ल्ड को देख सकते हैं। आई मीन बहुत सारी जो रंगीन चीजें हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर, वो सारी चीजें हम सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से देख पाते हैं? आंखों की वजह से देख पाते हैं। जिनके पास आंखें नहीं होती है वो उनके एक बार जाके पूछे कि उनको क्या मन करता होगा, तो उनका मन सिर्फ यही करता है कि काश हमारे पास आंखें होती तो हम भी इस प्यारे से वर्ल्ड को देख पाते। बट डू यू नो कि आंखों का फंक्शन क्या होता है? आई मीन वर्किंग क्या होती है, किस तरह से वो फंक्शन करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है उसका, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है। तो आई होप कि आपको कुछ कुछ चीजें तो पता होंगी, बिकॉज हम ऑलरेडी चैप्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन हमें अब ये देखना है कि इस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस की बात करेंगे जो हमें लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या जो टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम के अंदर आ सकता है, या फिर क्वेश्चन जो है उसका फॉर्मेशन किस तरह से हो सकता है, कैसे हम एक ही क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकते हैं। सो स्टार्ट करिए हमारे क्वेश्चंस को। द फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following phenomena of light are involved in the formation of a rainbow? क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि which of the following phenomena, इनमें से कौन सा ऐसा फिनोमेना है जो कि
इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो. रेनबो फॉर्मेशन में जो इन्वॉल्व होता है, कौन से प्रोसेस से रेनबो का फॉर्मेशन होता है? सी, रेनबो फॉर्मेशन हमें पता है क्या होता है. बारिश के बाद जो हमें 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? रेनबो कहते हैं. एंड डू यू नो कि रेनबो जो है वो काफी जगह पे हमें देखने को मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ आसमान में ही नहीं. जनरली जब मम्मी अगर बाहर कपड़े धोती है तो वहाँ जो बबल्स होते हैं उन बबल्स के अंदर भी कई बार हमें वो 7 कलर्स देखने को मिल जाते हैं. इवन हमारे फोन की स्क्रीन है वहां पर भी कई बार हमें वो 7 कलर्स देखने को मिलते हैं. सीडी ले लो, सीडी के ऊपर तो आपको वो 7 कलर्स बहुत ही आसानी से नजर आ जाएंगे. तो हमारे पास जो 4 ऑप्शंस है उनमें से हमें ये बताना है कि रेनबो फॉर्मेशन में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से फिनोमेना है जो कि इन्वॉल्व हो जाते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन. क्या रिफ्लेक्शन नाम की चीज रेनबो फॉर्मेशन में आती है? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती है. रेनबो फॉर्मेशन के अंदर रिफ्लेक्शन नाम की चीज वहां पर नहीं आएगी. रिफ्लेक्शन का मतलब बेसिकली क्या होता है? लाइट की रे आई किसी सरफेस से टकराएगी और वापस से चली जाएगी. ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. तो यहाँ पर हो जाएगा गलत, ये रिफ्लेक्शन वाला प्रोसेस नहीं होगा. तो यहाँ पर हो गया ही गलत. ठीक है, ए पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं है. सेकेंड इज रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन के बाद क्या है? डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सी, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या ये है? भाई रिफ्रैक्शन हुआ, दैट इज ओके. यहाँ एक बार चेक कर लो, यहाँ क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर है, यहाँ पर व्हाइट लाइट आ रही है. आने के बाद क्या होगा? ये जो बूंदे होती है, जो ये पानी की बूंदे, वाटर ड्रॉपलेट्स है, जो कि बारिश के बाद में आसमान के अंदर यूं ही हवा के अंदर घूमती रहती है, फ्लोट करती रहती है. तो उन फ्लोटिंग ड्रॉपलेट्स के ऊपर देखो लाइट जो है आएगी. आने के बाद में क्या होगा? यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी. रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रेक्ट होगी, इसके अंदर चली जाएगी. तो यहाँ पर जो जाएगी तो क्या हो जाएगा? डिस्पर्जन हो जाएगा. मतलब कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स में डिस्पर्ज हो जाएगी. यहाँ पे क्या होगा? व्हाइट लाइट आई और 7 कलर्स के अंदर डिस्पर्ज हो चुकी है. डिस्पर्जन के बाद क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. ठीक है, डिस्पर्जन के बाद क्या हुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ. इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद में क्या होगा? भाई इंटरनल रिफ्लेक्शन तो हो गया, इसके अंदर ही इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है. इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद देखो जब ये टकराएगी यहाँ पर, मतलब सारी लाइट की रे आई यहाँ से टकराई, यहाँ से टकराने के बाद क्या हो गया? अंदर की तरफ ही चली गई. ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? अगेन जो है रिफ्लेक्शन होगा, बिकॉज यहाँ से जो लाइट है वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगी. तो यहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा. अब देखो यहाँ पर ऐसा कौन सा फिनोमेना है जो कि इससे मैच कर रहा है? तो यहाँ देखो रिफ्रैक्शन हो रहा है, देन डिस्पर्जन होगा, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है. सही है. यहाँ पर देखो रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन है. इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पर. उसके अलावा देखो डिस्पर्जन हुआ, स्कैटरिंग हुई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. डिस्पर्जन पहले नहीं हुआ है, सबसे पहले क्या हुआ है? यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ है, बिकॉज व्हाइट लाइट जो थी वो वाटर ड्रॉपलेट के आउटर साइड के अंदर थी, देन वहां से इनर साइड के अंदर गई है, तो वहां पर क्या हुआ है? रिफ्रैक्शन हुआ है. दैट इज व्हाई योर आंसर विल बी बी, कि रिफ्रैक्शन होगा, देन डिस्पर्जन होगा एंड देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेंजर सिग्नल्स installed at the top of tall buildings are red in color. These can be easily seen from a distance because among all other colors the red light. अब हमें पता है कि जब भी कोई डेंजर का साइन होता है, या अगर हॉस्पिटल का साइन है, या अगर एम्बुलेंस लिखा है, या कुछ ऐसा कुछ है जो कि लोगों को जल्दी से विजिबल हो जाना चाहिए, तो वो हमेशा आपने देखा होगा रेड कलर में ही लिखा जाता है. तो यहाँ पर भी यही कहा है कि एक डेंजर सिग्नल इंस्टॉल किया गया है बिल्डिंग के टॉप पे, टॉल बिल्डिंग के टॉप पे, जो कि रेड कलर का है. ठीक है, These can be easily seen from a distance. अब ये जो है एक डिस्टेंस से बहुत ही आसानी से विजिबल हो जाता है. ये क्यों होता है? सारे कलर्स में एक रेड कलर ही ऐसा क्यों है जो बहुत ही दूर से हमको नजर आ जाता है? क्यों हुआ? देखो, इट इज स्कैटर्ड द मोस्ट बाय स्मोक और फॉग, या फिर इट इज स्कैटर्ड द लीस्ट बाय स्मोक और फॉग, या फिर इट इज एब्जॉर्ब द मोस्ट बाय स्मोक और फॉग, या फिर मूव्स फास्टेस्ट इन द एयर. जो रेड कलर है, बेसिकली रेड कलर जो है उसकी स्कैटरिंग बिल्कुल कम होती है. क्यों होती है कम? बिकॉज उसकी वेवलेंथ ज्यादा है. रेड कलर की वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा होती है, दैट इज व्हाई उसकी जो स्कैटरिंग होगी वो हमेशा कम होगी, बिकॉज स्कैटरिंग जो होती है वो वेवलेंथ से
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिल्कुल नहीं है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके। दैट इज वाई अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो स्कैटरिंग क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम, और अगर वेवलेंथ है कम तो स्कैटरिंग क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। फाइन। तो यहाँ अगर मैं बात करूं रेड कलर की, तो रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है, लैम्डा जो होता है वो उसका बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द अदर कलर। तो इसकी स्कैटरिंग जो होगी वो बिल्कुल कम होगी। दैट मीन्स कि जो रेड कलर है यानी जो रेड लाइट है, इट इज स्कैटर्ड बाय दी स्कैटर्ड द लीस्ट बाय स्मोक और फॉग। स्मोक और फॉग की वजह से भी ये कभी भी स्कैटर्ड नहीं होती है, और ज्यादा स्कैटर्ड अगर ये नहीं होगी दैट मीन्स कि ये दूर से ही विजिबल हो जाएगी। अगर इसकी स्कैटरिंग हो जाएगी तो ये विजिबल नहीं होगी, लेकिन ये दूर से विजिबल कब हो जाएगी, जब इसकी स्कैटरिंग जो है बहुत ही कम होगी। तो इसकी स्कैटरिंग बिल्कुल कम होती है, दैट इज वाई ये कलर दूर से ही विजिबल हो जाता है। और इसीलिए जब हॉस्पिटल्स के साइन बनाए जाते हैं या फिर जब कोई डेंजर जोन बनाया जाता है तो वो हमेशा, आपने देखा होगा, हमेशा वो रेड कलर में ही होता है। अगर कोई दूसरे कलर में होगा तो लोग उसको दूर से नहीं पहचान पाएंगे, और दूर से जब वो विजिबल नहीं होगा तो लोगों को वो चीज पास में आने के बाद समझ आएगी, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। फाइन, चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज। जो क्लियर स्काई होता है, जो बिल्कुल साफ स्काई होता है, वो एक आपको ब्लू क्यों नजर आता है? ब्लू लाइट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर, या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर, या फिर violet and blue light get scattered more than lights of all other colors by the atmosphere, या फिर light of all other colors are scattered more than the violet and blue color lights by the atmosphere। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा भाई, हमारे स्काई का कलर हमको ब्लू क्यों नजर आता है? अब जब दिन में अगर आप देखते हो तो आपको वो ब्लू ही नजर आता है। क्यों आएगा वो ब्लू नजर? बिकॉज व्हाइट लाइट जब डायरेक्टली आती है तो वो क्या करती है, ब्लू लाइट्स को स्कैटर कर देती है। एटमॉस्फेयर जो है वो बेसिकली क्या कर देता है, ब्लू लाइट को स्कैटर कर देता है, और वही ब्लू लाइट हमारी आंखों के ऊपर छा जाती है। बाकी लाइट स्कैटर होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन उसके बाद होती है। जब वो हमारी आंखों पर ब्लू कलर की लाइट आ चुकी है स्कैटर होके, उसके बाद बाकी सारी लाइट जो है वो स्कैटर होंगी। दैट इज वाई हमें जो स्काई है वो ब्लू कलर का नजर आता है। फाइन, चलो देखो, अगर यही इसी की जगह अगर हमने कहा कि येलो कलर अगर स्कैटर हो रहा है तो हमें क्या नजर आएगा, येलो कलर नजर आएगा। अगर रेड कलर स्कैटर होगा तो रेड कलर नजर आएगा। जनरली रेड कलर आता भी है। मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर अगर आप सन को देखेंगे तो आपको हमेशा वो रेड कलर में ही नजर आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज उस सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम पे क्या होता है कि जो सन है वो हॉरिजॉन्स पे रहता है, वहां पर क्या होगा, वहां पर डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा होती है, तो बाकी सारी लाइट जो होती है वो पहले ही स्कैटर्ड हो जाती है। सिर्फ एक रेड कलर की लाइट है जो लास्ट में आके स्कैटर होती है, जो कि हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस कम होगी। दैट इज वाई यहाँ पे क्या होगा, जब लाइट स्कैटर्ड हो रही है तो ब्लू कलर की लाइट स्कैटर होकर हमारी आंखों तक आ जाती है, और बाकी सारी लाइट जो है वो बाद में स्कैटर होती है। दैट इज वाई हमें सिर्फ और सिर्फ क्लियर स्काई जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर का ही नजर आता है, उसके अलावा वो किसी और कलर का नजर नहीं आता। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज when light rays enter the eye, most of the refraction होता है occurs at the, कब होगा, कहाँ पर होता है most of the refraction? देखो, लाइट रेज जो है आई में एंटर कर जाएगी, हमारी आंखों के अंदर एंटर करेगी लाइट रेज, ठीक है। कैसे करेगी? मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन किसकी वजह से होगा? बेसिकली जब हमारी आंखों के ऊपर लाइट आती है तो वो सबसे पहले किससे आके मिलती है, कॉर्निया से आके मिलती है। तो देखो, क्रिस्टलाइन लेंस रिफ्लेक्शन उससे बाद में होता है। सबसे पहले कोई ऐसा तो हो जो उसको कलेक्ट करे सारी लाइट की रेज को और क्रिस्टलाइन लेंस तक लेकर जाए, तो यहाँ पर ये तो नहीं होगा आंसर। आइरिस ले लो, आइरिस भी नहीं हो सकता। प्यूपिल है, प्यूपिल का तो फंक्शन ही दूसरा होता है, तो ये आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, यस इट विल बी योर आंसर, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, बिकॉज जब कॉर्निया जो है उसके आउटर सरफेस के ऊपर क्या होता है, पहले ही रिफ्रैक्शन जो है वो हो जाता है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन जो है आउटर सरफेस पर ही हो जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन कहाँ हो जाएगा, कॉर्निया के आउटर सरफेस के ऊपर होगा, और बाद में क्या होगा, यहाँ सारी की सारी लाइट कहाँ चली जाएंगी, लाइट की रेज लेंस पे जाएगी, और लेंस क्या करेगा, सारी लाइट की रेज को एक जगह पर कलेक्ट कर देगा। कहाँ पर कलेक्ट करेगा, तो रेटिना के ऊपर वो कलेक्ट कर देगा उसको। फाइन, रेटिना पे वो कलेक्ट करेगा और उससे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी सी अ रेनबो इन द स्काई ओनली आफ्टर रेनफॉल? हम सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल के बाद ही रेनबो को क्यों देख पाते हैं? क्यों नहीं ऐसा होता कि हम रोज रेनबो को देख पाए? क्यों नहीं ऐसा होता कि हम
बारिश को छोड़ के किसी और सीजन में भी हम रेनबो को देख पाए। हमेशा जब रेनफॉल होगी उसके जस्ट बाद में ही आप नोटिस करेंगे कि हमेशा आपको रेनबो दिखाई देता है। बारिश के सीजन में तो होता ही है, साथ ही साथ बारिश के खत्म होने के बाद में हमको वो रेनबो दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए कि देखो, बारिश खत्म होने के बाद क्या होगा कि एटमॉस्फेयर के अंदर ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये वहां पर फ्लोट करती रहेंगी। एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो क्या करेंगी, वो वहां पर फ्लोट करेंगी, और जब वहां पर वो फ्लोट करेंगी तभी तो रेनबो का फॉर्मेशन होगा, बिकॉज ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है ये एक प्रिज्म की तरह काम करती है। जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो कैसे फंक्शन करती है, वो एक प्रिज्म की तरह काम करती है। ठीक है, अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है इन्होंने प्रिज्म की तरह काम किया, और हमको पता है कि प्रिज्म के अंदर क्या होता है। तो प्रिज्म के अंदर देखो, जब भी कोई व्हाइट लाइट आती है तो वो व्हाइट लाइट 7 कलर्स के अंदर क्या होती है, डिस्पर्स हो जाती है। यहाँ से आएगी, फिर यहाँ पे क्या होगा, 7 कलर्स के अंदर डिस्पर्स हो जाएगी। यही होता है। तो सेम चीज यहाँ पर हो रही है कि जब भी सन से व्हाइट लाइट आएगी इस वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर, ठीक है, तब यहां से क्या होगा, सबसे पहले तो होगा रिफ्रैक्शन। इस वाले सरफेस पर व्हाइट लाइट टकराएगी और उससे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। और इस रिफ्रैक्शन से देखो क्या हुआ, इस रिफ्रैक्शन की वजह से देखो डिस्पर्जन हो गया। जो व्हाइट लाइट थी वो 7 कलर्स के अंदर डिस्पर्ज हो चुकी है। सारे 7 कलर जो है वो अब हमको नजर आने लग गए हैं। किसमें नजर आने लग गए हैं, इन वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर नजर आने लग गए हैं। अब जब ये सारे कलर्स जो है ये इस सरफेस से टकराएंगे, यहां से तो एंटर हुए थे, यहां जब टकराएंगे इस सरफेस के ऊपर तो यहां पर हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा इस स्पेक्ट्रम का। सी, डिस्पर्जन अलग है, स्पेक्ट्रम अलग है। डिस्पर्जन इज द प्रोसेस जिसपे क्या होता है, लाइट आएगी, लाइट जो 7 कलर्स के अंदर डिस्पर्ज हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, बट ये जो स्प्लिट होने के बाद जो पूरा ये 7 कलर्स का बैंड बन रहा है ना, इस बैंड को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रम है 7 कलर्स का, जो ये बैंड है, इसका क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मुझे लगता है आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलो, इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद में क्या होगा, यहाँ पर लाइट जो है इस बार फिर इस सरफेस से टकराएगी। मतलब कि इस एक वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर जो लाइट है वो 3 बार इस सरफेस से टकराई है। व्हाइट कलर की लाइट एक बार टकराई है, उसके बाद जो स्पेक्ट्रम है वो इससे 2 बार टकराएगा। पहली बार जब टकराएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। सेकेंड टाइम जब ये टकराएगा तो वहां से क्या हो जाएगा, अगेन रिफ्रैक्शन हो जाएगा। यानी जो सब पूरे बैंड है ना ये 7 कलर का, ये उस वाटर ड्रॉपलेट के अंदर नहीं घूमेगा, ये वहां से बाहर आ जाएगा। और वो जब बाहर आएगा तो वो कहाँ मिलेगा, वो हमारी आंखों को जाके दिखाई देगा, वो हमारी आंखों के अंदर जाएगा। ठीक है, यानी कि वो हमें रेनबो की फॉर्म में दिखाई देने वाला है। फाइन, तो यहाँ पर देखो रेनबो किसकी वजह से बना है, वाटर ड्रॉपलेट की वजह से बना। कौन सी वाटर ड्रॉपलेट, जो कि बारिश के बाद में हवा के अंदर फ्लोट कर रही थी। फाइन, चलो, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। और इसमें हमेशा याद रखे पहले क्या हुआ इसके अंदर, सबसे पहले होगा इसके अंदर रिफ्रैक्शन, देन जब व्हाइट लाइट इसके अंदर जाएगी तो फिर होगा डिस्पर्जन, बिकॉज इसका डिस्पर्जन हो चुका है, व्हाइट लाइट जो है वो स्प्लिट हो चुकी है 7 कलर्स के अंदर। डिस्पर्जन के बाद क्या हुआ, डिस्पर्जन के बाद हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद में क्या हुआ, लास्ट के अंदर अगेन ये जो लाइट है इसका क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। क्या हुआ, इसका रिफ्रैक्शन हो गया है। ठीक है, इसका क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हुआ है। तो यहाँ पर हमारा रेनबो फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है आपको। हाउ आर वी एबल टू सी नियर बाय एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि हम पास की चीजों को देख पाते हैं वैसे ही हम दूर की चीजों को किस तरह से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब फर्स्ट थिंग कि हमें आई का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो आई का फंक्शन हमको बहुत अच्छे से पता है। देयर इज एन आई बॉल। हमारी आंखें जो हमें नजर आ रही है ना, सिर्फ वो हमारी आंखें नहीं है, हमारी आंखें के पूरा का पूरा एक आई बॉल है, मतलब एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारी आंखों का, हम क्या देख पाते हैं, हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन हम देख पाते हैं। अदरवाइज ये पूरा जो पीछे का पोर्शन है ये हमारे स्कल के अंदर होता है और जो कि पूरा का पूरा ढका होता है, इसलिए हमें वो नहीं नजर आता। लेकिन डू यू नो कि इसके अंदर जो बहुत सारे पार्ट्स है उनका अपना ही एक अलग फंक्शन होता है और सारे ही फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी चीज इसमें से मिस हो जाएगी तो हमारी आंखें जो है वो हमें वर्ल्ड को नहीं दिखा पाएगी, हम हमारी आंखों से वर्ल्ड को नहीं देख पाएंगे। सो सी,
देखो सबसे पहले चीज कि हमारी आंखों के अंदर क्या क्या चीजें हैं, लाइक हम जो देख पा रहे हैं, जिस आंखों के पोर्शन को हम देख पाते हैं, पहले हम सिर्फ उनका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि बेसिकली इनका स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो सबसे फर्स्ट थिंग क्या है कि जो हमारा ये व्हाइट कलर का पोर्शन हमको नजर आ रहा है, जो ये व्हाइट कलर का पोर्शन नजर आ रहा है, दैट इज स्क्लेरा। क्या है ये है स्क्लेरा। इस व्हाइट कलर के पोर्शन को क्या कहा जाता है, स्क्लेरा कहा जाता है। ठीक है, अब हमारी आंखों के ऊपर इससे भी पहले अगर हम देखेंगे तो जो इसकी आउटर लेयर होती है, आंखों की जो बिल्कुल आउटर लेयर होती है, वो आउटर लेयर क्या होगी, दैट इज कॉर्निया। आउटर लेयर क्या होगी, कॉर्निया होगी। अब ये जो आउटर लेयर है कौन सी, ये वाली लेयर, ये जो पूरी लेयर आपको नजर आ रही है, ये क्या है, ये है कॉर्निया। ठीक है, और ये कॉर्निया क्या काम करती है, ये बेसिकली हमारी आंखों को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या है, ये है स्क्लेरा, जो कि व्हाइट कलर का पोर्शन है, दैट इज स्क्लेरा। देन अब आ जाओ उसके आगे की तरफ जब आप आओगे तो देखो आपको ये अंदर सर्कल नजर आ रहा है, अंदर एक सर्कल नजर आ रहा है। ये जो सर्कल है इसको क्या नाम दिया जाता है, इस सर्कल को कहा जाता है आइरिस। इस सर्कल को क्या कहा जाता है, आइरिस कहा जाता है। ठीक है, इस सर्कल को क्या नाम दिया गया, आइरिस नाम दिया गया। अब इस सर्कल के अंदर देखो एक छोटा सर्कल और होता है, इसी सर्कल के अंदर एक छोटा सा सर्कल और है, और उस छोटे सर्कल को क्या नाम दिया गया है, प्यूपिल नाम दिया गया है। और ये जो प्यूपिल होता है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये प्यूपिल जो है ये एक तरह का बोल सकते हैं कि गेट है, इट्स जस्ट लाइक अ गेट कि जैसे ही लाइट की रेज आएंगी तो ये क्या करेगी, या तो ये ओपन हो जाएंगी या फिर ये क्लोज हो जाएगा। अब ये जो प्यूपिल है ये कब ओपन होता है और ये कब क्लोज होता है, भाई यही तो है जो लाइट की रेस को अंदर एंटर होने की परमिशन देता है। कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, तो देखो जब सनलाइट बहुत ज्यादा आएगी, जब हम बाहर की तरफ जाते हैं और हमें लगता है कि लाइट बहुत ज्यादा होती है, तो हमें लगता है कि हमारी आंखें जो है ना वो बंद हो रही, बहुत ज्यादा क्लोज हो रही है आंखें, तो वो आंखों में कौन सा पोर्शन क्लोज होता है, वो होता है प्यूपिल। ये प्यूपिल क्या करता है, अपने आप को क्लोज कर देता है। क्यों करता है, क्योंकि वहां उस सर्टेन टाइम पर लाइट जो है वो बहुत ज्यादा आ रही है, इतनी ज्यादा लाइट हमारी आंखों को जरूरत नहीं होती है उसकी। दैट इज वाई जो प्यूपिल है वो क्या करेगा, वो बिल्कुल धीरे धीरे थोड़ा छोटा होने लग जाता है। वो छोटा क्यों हो जाता है, ताकि लाइट जो है वो कम अमाउंट के अंदर हमारी आंखों के अंदर आए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब हम वहां बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो हमें लगता है कि हम जो है बहुत धुंधला सा देख पा रहे हैं, पूरा ब्लैक सा लग रहा है, अंधेरा बहुत ज्यादा हो चुका है, कुछ नजर नहीं आ रहा है अच्छे से। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब हमारे आंखें को हम थोड़ी देर बंद करके रिलैक्स करके बैठते हैं, फिर जब ओपन करते हैं फिर हमको सब कुछ नजर आ जाता है, बहुत ही आसानी से नजर आता है, सारी चीजें हमको बहुत क्लियरली विजिबल हो जाती है। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि उस टाइम पर क्या होता है, प्यूपिल जो है वो ओपन हो जाता है। पहले प्यूपिल क्या था, क्लोज हो गया था, अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो ओपन होता है। क्यों होता है वो ओपन, ताकि लाइट जो आसपास की जो लाइट की रेज है वो हमारी आंखों के अंदर आ जाए। बाहर जब थे धूप के अंदर तो लाइट की रेज बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसने अपने आप को क्लोज कर लिया। अंदर जब आए तो लाइट की रेज क्या है, लिमिटेड है, जितनी जरूरत है उतनी ही है, तो ये क्या करेगा, अपने आप को ओपन कर लेगा। यानी ये गेट यहाँ पर क्या होगा, ओपन हो जाएगा, ताकि लाइट की रेज जो है हमारी आंखों के अंदर आए और हमको क्लियरली सब कुछ विजिबल हो जाए। फाइन, तो प्यूपिल का तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ये वॉच रखता है लाइट की रेज की क्वांटिटी पे। ठीक है, उसके बाद और अंदर आओ, और अंदर आने पे आपको क्या मिलेगा, और अंदर आने पे मिलेगा, ओके इससे पहले एक और चीज इससे पहले भी है, क्या है, इन आंखों के बीच में, ये जो हमारा गोला है आंख का, स्क्लेरा है, इन सब के बीच में और कॉर्निया के बीच के अंदर यहाँ पर क्या होता है, देखो एक फ्लूइड फील्ड है। ये देखो ये जो पोर्शन है यहाँ पर क्या है, एक फ्लूइड फील्ड है। इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, इस फ्लूइड को हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर कहते हैं। इस फ्लूइड को हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, कहीं पर भी ये होलो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसके बाद अंदर आएंगे तो देयर इज अ लेंस, एक लेंस हमारे यहाँ पर लगा हुआ है। हमें पता है कि हमारी आंखों के अंदर एक लेंस लगा है। ठीक है, ये मिरर से बना हुआ लेंस नहीं है, ये ग्लास से बना लेंस नहीं है, ये कुछ मसल से बना हुआ लेंस है। और ये जो लेंस है ये क्या करता है, ये या तो बिल्कुल स्ट्रेच हो जाता है या बिल्कुल अपनी फोकल लेंथ को बिल्कुल रिड्यूस कर देगा, फोकल लेंथ को इंक्रीज कर देगा, जिससे कि हमारी आंखों के अंदर जो इमेज बने वो बहुत ही प्रॉपर वे में बने। ठीक है, और सही जगह पर बने। कहाँ बनती है इमेज, तो हमको पता है कि जो आई बॉल का ये जो पीछे वाला स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। ये जो पीछे वाला स्ट्रक्चर है इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको रेटिना कहा जाता है। इस रेटिना के ऊपर क्या बनती है, इमेज बनती है। इस रेटिना के ऊपर क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो सारी लाइट की रेज यहाँ इस लेंस से आएगी, इस लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद में लाइट की रेज कहाँ चली जाएंगी, इस रेटिना पर जाकर मिलेंगी। और जब रेटिना के ऊपर जाकर मिलेंगी, इट्स अ काइंड ऑफ कर्टेन,
एक कर्टन के ऊपर या पर्दे के ऊपर जिस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है, वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर सारी लाइट की रेज आएंगी, आकर ज्वाइन हो जाएंगी, कहाँ पर मिलेंगी, ये सब मिलेंगी आकर रेटिना के ऊपर। तो रेटिना के ऊपर जब वो आगे मिलेंगी तो वहां पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की। जो भी ऑब्जेक्ट सामने रखा है उसकी इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, रेटिना के ऊपर बनेगी। किसकी हेल्प से बनी, लेंस की हेल्प से बनती है। ठीक है, इस लेंस को एडजस्ट करने वाला भी एक पर्सन है। कौन है इस लेंस को एडजस्ट करने वाला, इस लेंस को एडजस्ट करने के लिए होती है सिलेरी मसल्स। इस लेंस को एडजस्ट करने के लिए क्या होती है, सिलेरी मसल्स होती है। और वो सिलेरी मसल्स क्या करती है, या तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, सिलेरी मसल्स क्या करती है, या तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी या फिर एक्सपैंड हो जाएगी, ताकि जो लेंस है उसको एडजस्ट किया जा सके। उसके अलावा इसके साथ सिलेरी मसल्स के साथ में क्या होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स भी होते हैं। सिलेरी मसल्स तो होती है यहाँ पर, सस्पेंसरी लिगामेंट जो है वो यहाँ पर है, ये इनसे अटैच किए हुए हैं। दीज आर सस्पेंसरी लिगामेंट्स। अब सस्पेंसरी लिगामेंट्स और सिलेरी मसल्स जो है दोनों ही मिलके क्या करते हैं, दोनों ही मिलके इस लेंस को, ये जो लेंस है हमारा, इस लेंस को क्या करेंगे, बिल्कुल कहते हैं एक तरह से अटैच करके इसको एडजस्ट करने का काम करेंगे। भाई ये जो हमारा लेंस है, ये जो हमारा पूरा आपको लेंस नजर आ रहा है, अब ये लेंस क्या करेगा, ये लेंस को एडजस्ट कौन करेगा, इस लेंस को एडजस्ट करने के लिए सिलेरी मसल्स होती है और सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं। यहाँ से सारी लाइट की रेज जो है वो आएंगी, ठीक है, आने के बाद में ये जो लेंस है हमारा, इस लेंस के ऊपर आके रिफ्लेक्ट होंगी और रिफ्लेक्शन के बाद में सारी लाइट की रेज कहाँ ज्वाइन हो जाएगी, रेटिना के ऊपर जाकर ज्वाइन हो जाएगी, ताकि वहां पर क्या हो जाए, इमेज का फॉर्मेशन हो जाए। फाइन, चलो, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा अगर हम यहाँ सेंटर में चेक करें, यहाँ अगर आप सेंटर में चेक करोगे, जैसे यहाँ पर क्या था, एक्वस ह्यूमर था इसके अंदर, वैसे ही यहाँ पर भी एक फ्लूइड फिल होता है। ऐसा नहीं कि ये होलो है, ऐसा नहीं कि हमारी आई बॉल जो है ना वो होलो है, नहीं, आई बॉल जो है वो हमारी होलो बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ आ जाओ पीछे की साइड में। रेटिना के ऊपर क्या होता है, रोड्स एंड कॉन्स होते हैं, कुछ मसल्स कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि कलर को सेंस करते हैं। उसके अलावा यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन होगी, यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन होगी, मतलब कि जो इमेज की इंफॉर्मेशन आई है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। और सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद जो ये ऑप्टिकल नर्व्स नजर आ रही है, इन ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू उनको कहाँ भेज दिया जाएगा, ब्रेन तक भेज दिया जाएगा। और ब्रेन जो है उसको इंटरप्रेट करेगा, फिर वो बताएगा कि हाँ सामने जो है ये वाली चीज रखी हुई है। फाइन, चलो, सो आई होप कि इसका स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ दी थिंक कि हम बहुत सारी चीजें, चाहे दूर है चाहे पास में है, हम उसको बहुत ही आसानी से देख पाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम दूर वाली चीज को भी देख पा रहे हैं, पास वाली को भी देख पाते हैं? बिकॉज हमारी आंखों का जो लेंस है वो एडजस्टेबल है। ऐसा नहीं है कि फोकल लेंथ जो है एक एडजस्ट फिक्स हो चुकी है और वही फोकल लेंथ रहेगी, उसके अकॉर्डिंग जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो ही वो चीज आपको नजर आएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो हमारी आंखें हैं उसके अंदर जो लेंस लगा है वो एडजस्टेबल लेंस है। सिलेरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट्स की वजह से वो एडजस्ट हो जाता है, और उसकी एडजस्टमेंट की वजह से ही क्या होगा, उसी की वजह से हमें दूर की चीजें और पास की चीजें बहुत ही आसानी से नजर आ सकती है। बिकॉज ये कभी लेंस की फोकल लेंथ को इंक्रीज कर देता है, कभी लेंस की फोकल लेंथ को ये डिक्रीज कर देते हैं। सी, यहाँ पर आ जाओ एक बार, क्या हो रहा है यहाँ देखो। जब भी हमें डिस्टेंस की चीजें देखनी होती है, हमें कोई दूर की चीजें अगर हमको देखनी होती है, तो उस सर्टेन टाइम पे क्या होता है, लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाता है। लेंस की फोकल लेंथ को क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा, यानी कि इस लेंस को थोड़ा सा थिन बना दिया जाएगा। लेंस को क्या करेंगे, बिल्कुल थिन बना देंगे। ठीक है, लेंस को बिल्कुल थिन बना दिया। अब ये थिन कब होगा, जब सिलेरी मसल्स जो है वो बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। सिलेरी मसल्स क्या करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। ठीक है, जब सिलेरी मसल्स जो है वो रिलैक्स करेंगी, उस टाइम पर ये जो लेंस है ये बिल्कुल स्ट्रेच हो जाएगा, ये बिल्कुल थिन हो जाएगी। फोकल लेंथ जो है उसकी बड़ी हो जाएगी, और उस फोकल लेंथ के इंक्रीज होने की वजह से ही क्या होगा, हमें डिस्टेंस वाली जो चीजें हैं वो बहुत ही आसानी से नजर आ जाएंगी। बिकॉज इन सब की इमेज कहाँ जाके बनेगी, रेटिना के ऊपर बनने वाली है। ठीक है, इसके बाद अगर हमें कोई पास की चीज को कोई देखना है, अगर पास की चीजों को देखना है तो क्या करना पड़ेगा, पास की चीजों को देखने के लिए फोकल लेंथ जो है वो छोटी होनी चाहिए। दैट इज वाई यहाँ पर सिलेरी मसल्स को वर्क करना पड़ेगा, और सिलेरी मसल्स जो है वो बिल्कुल स्ट्रेच हो जाएंगे, और स्ट्रेच होने के बाद में जो लेंस है वो बिल्कुल थिन हो जाएगा। स्ट्रेच होते क्या हो गया, लेंस बिल्कुल थिन हो गया। जब लेंस थिन हो चुका है तो उस टाइम पे फोकल लेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, और उस फोकल लेंथ के रिडक्शन की वजह से यहाँ पर इमेज बनेगी रेटिना के ऊपर,
और सारी लाइट की रेज यहीं पे कन्वर्ज होंगे आगे, यहाँ इमेज बन गई है और हमें पास की चीजें भी आसानी से दिखाई दे जाएंगी। ऐसा नहीं कि हम यहाँ खड़े तो हमको नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम कहीं टावर पे या कहीं चले जाए या कहीं माउंटेन पे जाके खड़े हो, माउंटेन पीक पे, फिर हम देखें तो हमको दूर का कुछ नजर ही नहीं आए। नहीं, जहां तक हम हमारी मतलब कहते हैं सामने की चीज जो है वहां तक हमें दिख जाता है, जितना है वो सब कुछ हमको नजर आ रहा है। तो वो सारा क्यों नजर आ रहा है? बिकॉज ऑफ दिस सिलेरी मसल्स एंड लेंस। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। क्या है ये नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हेन डू वी कंसीडर अ पर्सन टू बी मायोपिक और हाइपरमेट्रोपिक? Explain using diagrams how the defects associated with myopic and hypermetropic eye can be corrected. See, कब हम किसी पर्सन को बोलते हैं कि उसको मायोपिया है, कब हम किसी पर्सन को बोल देते हैं कि भाई उसको हाइपरमेट्रोपिया है, यानी कि उसकी आंखों के अंदर एक डिफेक्ट है। ठीक है, एक होता है कौन सा? मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, अब ये जो दोनों ही, ये दोनों क्या काम कर रहे हैं? देखो, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, बेसिकली जब किसी पर्सन को दूर की चीजें नहीं नजर आती है, जब किसी पर्सन को डिस्टेंट थिंग्स नहीं नजर आ रही है, तब हम उसे क्या कहेंगे कि भाई उसकी आंखें क्या है? मायोपिक है, यानी कि वो मायोपिया से सफर कर रहा है। ठीक है, अब मायोपिया से जब वो सफर कर रहा है यानी कि क्या है? शॉर्ट साइटेडनेस हो चुकी है। ये नाम भी याद रखना है, पर्सन को क्या हो चुका है? शॉर्ट साइटेडनेस हो चुकी है, या हम इसको बोल सकते हैं नियर साइटेडनेस भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसको क्या हो गया? दूर की चीजें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस कह सकते हैं इसको। अगर हम इसको बोले फार साइटेडनेस हो गई है, मतलब कि उसको पास की चीजें नजर नहीं आ रही है। अगर मैंने उसको बोला कि नहीं फार साइटेडनेस है, हाइपरमेट्रोपिया तो है ही, उसके अलावा मैंने एक नाम ले लिया फार साइटेडनेस, इसका मतलब क्या होगा कि उसको पास की चीजें जो है वो नजर नहीं आ रही है। दैट मीन्स कि वो हाइपरमेट्रोपिया से सफर कर रहा है। ठीक है, ये तो हमको क्लियर है। अब देखो, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है बेसिकली? सी, यहाँ पर देखो, मायोपिया के अंदर बेसिकली क्या होगा और हाइपरमेट्रोपिया के अंदर क्या होगा। तो मायोपिया की अगर हम बात करें तो जो सारी लाइट की रेज आएंगी, वो लाइट की रेज रेटिना के ऊपर कन्वर्ज होने की बजाय उससे पहले ही कन्वर्ज हो जाएंगी। जब आई बॉल जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है, उस टाइम पर क्या होगा? जो ये लाइट की रेज आएंगी, ये लाइट की रेज क्या करेंगी? ये सारी लाइट की रेज को जो लेंस है, लाइट की रेज जब लेंस से टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होंगी। रिफ्लेक्शन के बाद में सारी लाइट की रेज जो है वो रेटिना पर कन्वर्ज होने की जगह की बजाय पहले ही कन्वर्ज हो जाएंगी। और जब ये पहले ही कन्वर्ज हो जाएंगी यहाँ पर, तो बिना पर्दे के इमेज कैसे बन सकती है? दैट इज वाई हमको कैसा नजर आता है? हमको बिल्कुल धुंधला नजर आता है। क्यों आया? बिकॉज इमेज जो थी वो पहले ही फॉर्म हो गई, बननी जहां थी वहां पर नहीं बन के पहले ही जब वो इमेज फॉर्म हो चुकी है, तो हमको थोड़ा सा ब्लर सा नजर आता है, धुंधला सा नजर आता है। ठीक है, ब्लर नजर आता है हमको, हमें क्लियरली विजिबल नहीं हो पाता है। तो हम क्या कहते हैं कि भाई हमको दूर की चीजें नजर नहीं आ रही। उस टाइम पे हमको पास की चीजें नजर आती है बट दूर की चीजें नजर नहीं आ पाती। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए लगाया जाता है कॉनकेव लेंस। मतलब डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि भाई क्या लगाना है? कॉनकेव लेंस का चश्मा लगाना है। क्यों लगाना है कॉनकेव लेंस का चश्मा? बिकॉज कॉनकेव लेंस क्या करेगा? सारी लाइट की रेज को वहां रेटिना पर कन्वर्ज करने में हेल्प करेगा। इसकी वजह से क्या होगा? सारी लाइट की रेज कहाँ कन्वर्ज हो जाएगी? रेटिना के ऊपर कन्वर्ज होगी। और जब सब रेटिना के ऊपर कन्वर्ज होगी तो ये बहुत ही आसानी से हमको सारी चीजें जो है विजिबल हो जाएगी। दैट इज वाई मायोपिया के अंदर कहा जाता है कि आपको कॉनकेव लेंस का यूज करना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें हाइपरमेट्रोपिया की, तो हाइपरमेट्रोपिया के अंदर क्या होता है? देखो, लाइट की रेज आती तो है लेकिन कहाँ ज्वाइन होती है, कहाँ जाकर कन्वर्ज होती है? तो इस रेटिना से पीछे की साइड में जाके कन्वर्ज होती है। मतलब पहले क्या था? मायोपिया के अंदर पहले ही कन्वर्ज हो रही थी। उसके बाद जब हाइपरमेट्रोपिया की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा? लाइट की रेज जो है वो थोड़ा सा आगे जाके कन्वर्ज हो रही है। क्यों? हो सकता है आईबॉल थोड़ा छोटा हो गया, पॉसिबल है। उसके अलावा अब क्या करना पड़ेगा? अब इसको यहाँ से हटा के हमें कहाँ लाना है? रेटिना के ऊपर लाना है, जिससे कि क्या हो? इमेज जो बने वो रेटिना के ऊपर बने। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमको लेना है कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस लेना है। यहाँ पर कौन सा लेंस आएगा? कॉन्वेक्स लेंस आएगा। और ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये क्या करेगा? ये कॉन्वेक्स लेंस सारी लाइट की रेज को कन्वर्ज कहाँ कर देगा? रेटिना के ऊपर कन्वर्ज करेगा। ठीक है, पहले वाला देखो वहां क्या हो रहा था? पहले इमेज बन रही थी, करेक्शन के लिए क्या किया गया? कॉनकेव लेंस का यूज किया गया फॉर मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया की बात करोगे तो रेटिना के पीछे की तरफ बनेगी इमेज, हो सकता है आईबॉल थोड़ा छोटा रह गया। अब
इमेज फॉर्मेशन अगर वहां हो रहा है तो यानी कि उसको पहले लाना पड़ेगा। कौन लेकर आएगा? कॉन्वेक्स लेंस लेकर आएगा। जब इसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाएगा चश्मे के अंदर, तब जो पर्सन है उसको बहुत ही क्लियरली विजिबल होने लगेगा। तो हाइपरमेट्रोपिया को सही करने के लिए क्या किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। और मायोपिया को सही करने के लिए क्या किया जाएगा? कॉनकेव लेंस का यूज किया जाएगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। और इनकरेक्ट डिफेक्ट्स को अच्छे से याद रखना है। ऐसा नहीं है कि डिफेक्ट्स तो इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं याद होंगे तो हम छोड़ दे, कंफ्यूजन है, नहीं। डिफेक्ट्स को अच्छे से लर्न रखना है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर ये पूछे जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी एक्सप्लेन द रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, व्हाई डज इट नॉट अपीयर रेड एट नून। सी, कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे रेडिश अपीयरेंस को, कि सन जो है वो सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमको बिल्कुल रेड कलर का नजर आता है। उसके अलावा ये दिन के अंदर अगर आप देखोगे तो ये रेड कलर का नजर नहीं आता है, वहां पर ये हमको नजर आता है बिल्कुल व्हाइट कलर का। ऐसा क्यों हुआ? तो देखो, जब शाम के टाइम या फिर हम अर्ली मॉर्निंग अगर हम बात करें, यानी सनराइज और सनसेट की अगर हम बात करें, तो उस टाइम पे सन देखो कहाँ होता है? हॉरिजॉन के बिल्कुल पास में होता है। ठीक है, हॉरिजॉन के पास में है, इसका मतलब पर्सन से इसकी डिस्टेंस जो है वो एटलीस्ट इस डिस्टेंस से तो बिल्कुल ज्यादा ही है। अब क्या होगा? सन से सनरेज आएंगी, सनरेज आएंगी तो क्या होगा? यहाँ पर हो सकता है कि जो विबग्योर है, विबग्योर का मतलब जो 7 कलर्स होते हैं, हमें पता है कि उसके अंदर सबसे ज्यादा डिस्पर्जन किसका होता है? वॉयलेट का होता है। देन उसके बाद होता है इंडिगो का डिस्पर्जन, देन होता है ब्लू लाइट का डिस्पर्जन, देन ग्रीन लाइट, देन येलो लाइट, देन ऑरेंज, जो लास्ट के अंदर जाके होता है रेड कलर का डिस्पर्जन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? ब्लू लाइट जो है वो स्कैटर्ड हो जाएगी, बहुत सारी ब्लू लाइट जो है स्कैटर हो जाएगी। मतलब हो सकता है कि वॉयलेट यहाँ स्कैटर हो गया, देन इंडिगो यहाँ स्कैटर हो गया, हो सकता है कि ब्लू लाइट जो है वो यहाँ पर स्कैटर हो गई, देन ग्रीन लाइट यहाँ स्कैटर हो चुकी है। सेम चीज यहाँ पर और क्या होगी? आगे येलो लाइट स्कैटर हो जाएगी, फिर ऑरेंज स्कैटर होगी, और लास्ट के अंदर जब येलो स्कैटर होगी तो उस सर्टेन टाइम पे क्या होगा? हमारी आंखें जो है उसको देख लेगी। हमारी आंखों के ऊपर जो स्कैटरिंग वाला पोर्शन है सिर्फ वही दिखाई देगा, बाकी सारी लाइट जो है वो हमको नजर नहीं आएंगी। ठीक है, तो सारी लाइट क्या हो चुकी है? स्कैटर हो चुकी है। लास्ट में कौन सी लाइट स्कैटर हो रही है? रेड कलर की लाइट जो स्कैटर होगी वो हमारी आंखों तक आराम से पहुंच जाती है। ठीक है, दैट इज वाई हमें शाम के टाइम पे, यानी कि सनराइज और सनसेट के टाइम पर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ रेड कलर दिखाई देता है। तो यहाँ पर भी यही सीन है, वो हमारा सनराइज का था, ये सनसेट का है। सनसेट के टाइम पे भी क्या होगा? यही सेम होगा। विबग्योर जो है वो यहाँ पर क्या होगा? स्कैटर हो जाएगा। और लास्ट के अंदर जो स्कैटर होगा वो कौन होने वाला है? लास्ट में स्कैटरिंग किसकी होगी? ओनली रेड कलर की होगी, और वही रेड कलर जो है वो हमको दिखाई देता है। दैट इज वाई सनराइज और सनसेट के टाइम पर हमें जो है सारी चीजें, आई मीन जो सन है या स्काई है वो हमें रेड कलर का नजर आता है। ठीक है, देन उसके बाद आ जाओ, उसके आगे आओ। उसके आगे एक और चीज क्या थी कि भाई नून के अंदर ये हमको रेड कलर का क्यों नहीं नजर आता? तो वो इसलिए कि यहाँ पर देखो क्या होगा, नून के अंदर यहाँ पर है शॉर्टर डिस्टेंस। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही कम ब्लू लाइट जो है यहाँ पर स्कैटर्ड हो रही है, और उससे पहले हमको क्या नजर आया? सन जो है वो व्हाइट कलर का नजर आया। यहाँ पे सनलाइट आई है लेकिन स्कैटर होने का उसको टाइम नहीं मिला, बहुत ही माइनर ब्लू लाइट यहाँ पर स्कैटर होगी, तो हमको सन कैसा नजर आएगा? हमको सन जो है वो व्हाइट कलर का नजर आएगा। स्काई भी आपने देखा होगा, बिल्कुल लाइट शेड नजर आता है, बिल्कुल लाइट ब्लू नजर आता है। क्यों? बहुत ही कम ब्लू लाइट है जो स्कैटर हुई है, सारी ब्लू लाइट अभी स्कैटर नहीं हुई है। ठीक है, दैट इज वाई हमको सन तो दिखाई देगा व्हाइट कलर का, और आसपास का जो पोर्शन है यानी स्काई जो है वो हमें ब्लू कलर का नजर आएगा। ठीक है, चलो आगे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म यूजिंग सुटेबल रे डायग्राम। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बताना है? हमें बताना है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, कि व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन ग्लास पे कैसे होता है, मतलब ग्लास का जो प्रिज्म है उसके ऊपर कैसे होगा। तो हमको पता है कि बेसिकली क्या होता है, जब इस प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट आती है, जब भी इस प्रिज्म के ऊपर क्या होगा? व्हाइट लाइट आएगी, तो व्हाइट लाइट जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो उसका डिस्पर्जन हो जाएगा। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? उसका डिस्पर्जन होगा। डिस्पर्जन की वजह से ये क्या करेंगे? स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब जो हमारी व्हाइट लाइट है, हमको पता है कि जो व्हाइट लाइट है वो किससे बनी होती है? वो हमारे 7 कलर्स से बनी होती है। व्हाइट कलर जो है वो 7 कलर से बना है, व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर की लाइट से बनी होती है। तो यहाँ पर प्रिज्म के ऊपर जैसे ही कोई व्हाइट लाइट गिरेगी वैसे ही क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पर है रेयर मीडियम, यहाँ पर है डेंस मीडियम।
तो यहाँ पर होगा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से देखो क्या होगा, ये पूरे 7 कलर के अंदर ये डिस्पर्स हो जाएगी, ठीक है। 7 कलर्स के अंदर क्या हो गया, डिस्पर्स हो गई, डिस्पर्स होकर इसने क्या बना दिया, स्पेक्ट्रम बना दिया। और इस स्पेक्ट्रम से जब आगे ये फर्दर रिफ्लेक्शन, इसका जब रिफ्रैक्शन होगा तो देखो कंप्लीट स्पेक्ट्रम जो है वो नजर आने लग जाएगा। यहाँ पर तो थोड़ा नजर आ रहा था, यहाँ पर देखो कंप्लीट स्पेक्ट्रम जो है वो नजर आ जाएगा। और यही इसका डायग्राम है जो आपको एग्जाम के अंदर फॉर्मेशन करना है उसका, ठीक है। हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, रेड कलर जो है उसका, रेड कलर जो है उसकी स्कैटरिंग बिल्कुल कम होती है, तो सबसे ऊपर कौन आएगा, रेड कलर आएगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम बाकी सबको भी हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। वन मोर थिंग कि जो विबग्योर होता है, यानी जो हमारे सारे कलर्स होते हैं 7 कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इनके अंदर अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ जो होती है वो जैसे जैसे ऊपर जाते हो वैसे वैसे क्या होता जाता है, कम होती जाती है, ठीक है। जब आप इसकी वेवलेंथ देखोगे तो हमेशा जब वॉयलेट से रेड कलर तक जाओगे तो वेवलेंथ जो होता है वो हमेशा इंक्रीज होती रहती है। वेवलेंथ क्या होता है, हमेशा इंक्रीज होती रहती है। और जो रेड कलर है उस रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो हमेशा सबसे ज्यादा होती है, तभी तो उसकी स्कैटरिंग बिल्कुल कम होती है, बिकॉज वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्कैटरिंग के, ठीक है। तो जब इसकी वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो यानी कि इसकी स्कैटरिंग क्या होगी, बिल्कुल कम होगी। तो हमें इसको रिवर्स नहीं करना है कि भाई पहले वॉयलेट आएगा ऊपर, देन इंडिगो, देन ब्लू, नहीं, हमेशा ऊपर की तरफ कौन सा कलर आएगा, रेड कलर आएगा। क्यों आएगा, तो इसकी वजह से याद रखना है कि भाई इसकी स्कैटरिंग कम हो रही है बिकॉज इसकी वेवलेंथ थोड़ी सबसे ज्यादा है, ठीक है। बाकी सबकी वेवलेंथ जो होती है वो कंपैरेटिवली धीरे 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 कम होती चली जाती है। वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा कम होती है, दैट इज वाई उसकी स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होती है और ये बहुत जल्दी जो है ये स्कैटर हो जाता है। फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, name the part of our eye that helps us to focus near and distant objects in quick succession। हमें ये बताना है कि हमारी आंखों का वो पार्ट जो हमें हेल्प करता है किस पे फोकस करने में, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स पर फोकस करने के अंदर हमें हेल्प कौन करता है, कि भाई कौन है ऐसा जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है उस पे भी हमारा फोकस चला जाएगा उससे। कैसे, ये जो सारी जो हमारा लेंस है वो बिल्कुल मैनेजेबल रहता है, चाहे दूर की चीज हो चाहे पास की चीज हो, हमेशा हमारी जो आंखों के अंदर जो इमेज बनती है वो रेटिना के ऊपर ही बनती है। तो उसमें कौन हेल्प करता है, बेसिकली उसके अंदर हेल्प करती है हमारी सिलेरी मसल्स। क्यों हेल्प करती है, तो देखो सिलेरी मसल्स जो होती है वो किससे कनेक्टेड है, हमने अभी देखा था। सिलेरी मसल्स किससे कनेक्टेड है, सिलेरी मसल्स जो है वो लेंस को एडजस्ट करने में हेल्प करती है। ये जो लेंस है इसको एडजस्ट करने में हेल्प करेगी। सिलेरी मसल्स के बाद क्या होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, और उन लिगामेंट से कौन कनेक्टेड होता है, लेंस कनेक्टेड होता है। जैसे ही दूर की चीजों को देखना होता है, जैसे ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना है तो क्या होगा, वहां पर जो लेंस है वो स्ट्रेच हो जाएगा, बिकॉज सिलेरी मसल्स जो है वो रिलैक्स मोड में आ जाएगी। जैसे ही वो रिलैक्स, वो स्ट्रेच होती है वो ऐसे होती है, रिलैक्स होती है क्या होगा, यू हो जाएगी। और जैसे ही यहाँ से यू होगी यानी ये स्पेस बढ़ गया, स्पेस बढ़ा तो क्या हुआ, जो लेंस है वो खिंच गया, वो स्ट्रेच हो चुका है, यानी उसकी फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। और जितनी ज्यादा फोकल लेंथ हो जाएगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, यहाँ पर जो दूर की ऑब्जेक्ट है वो हमें आसानी से नजर आने लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो उसके बाद क्या होगा, अगर कोई पास की चीज आ रही है तो पास की चीज के लिए क्या होगा, जो सिलेरी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट होकर वो स्पेस को कम कर देगी, यानी कि जो लेंस है वो थोड़ा सा फूल जाएगा, मतलब वो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, और उससे जो फोकल लेंथ है वो कम हो जाएगी। और जब फोकल लेंथ कम हो जाएगी, फोकल लेंथ का रिडक्शन हो गया है, तो उस टाइम पे हमें पास की जो चीज है वो बहुत ही आसानी से दिखाई दे जाती है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये सिलेरी मसल्स की वजह से हो रहा है। फाइन, चलो आगे आ जाओ, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट वन फंक्शन ऑफ प्यूपिल इन अ ह्यूमन आई। हमने अभी अभी देखा है कि जब लाइट के अंदर हम जाते हैं, यानी अगर बाहर की साइड में हम धूप में अगर जा रहे हैं, तब क्या होता है, जो प्यूपिल है हमारा वो बिल्कुल बंद हो जाता है, क्लोज होने की कोशिश करता है। क्यों करता है, बिकॉज बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जो है हमारी आंखों के अंदर जा रही है और वो हमें नुकसान पहुंचाएगी। दैट इज वाई प्यूपिल ये चाहता है कि लिमिटेड क्वांटिटी में क्या हो, सनरेज आए, ताकि हमें विजिबल भी हो जाए सारी चीजें और हमारी आंखों को हार्म भी नहीं हो। तो प्यूपिल क्या करता है, अपने आप को क्लोज कर देता है, ठीक है। अब जैसे ही आप बाहर से अंदर आते हो तो हमको बिल्कुल अंधेरा सा नजर आता है। क्यों आता है अंधेरा जैसा नजर, बिकॉज जो प्यूपिल होता है वो अभी क्लोज है। बट अब क्या होगा, लाइट की रेस को अंदर आना है, जरूरी है अंदर आने देना, अदरवाइज कुछ दिखाई नहीं देगा। तो प्यूपिल इज वेरी स्मार्ट, तो प्यूपिल क्या करेगा, वो अपने आप को ओपन कर लेगा। जब उसने अपने आप को ओपन कर लिया, गेट ओपन हो गया, वहां पर सनरेज आएंगी और उससे क्या होगा, रेटिना के ऊपर इमेज बन जाएंगी, बिकॉज सारी सनरेज को क्या कर देंगे, कन्वर्ज कर देंगे।
तो आई होप कि प्यूपिल का आपको वर्क समझ में आ गया। प्यूपिल इज अ काइंड ऑफ गेट, और इसकी मर्जी होगी तभी ओपन होता है, इसकी मर्जी होती है तो ये क्लोज हो जाता है। कब होता है, ज्यादा लाइट आएगी तो ये क्लोज हो जाएगा, कम आएगी तो ये ओपन हो जाएगा। फाइन, चलो, तो ये लाइट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज मीन बाय स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, हाउ कैन वी recombine the components of white light after a prism separated them, draw a diagram to illustrate it। सी स्पेक्ट्रम क्या होता है व्हाइट लाइट का, देखो हमने क्या कहा था कि जो व्हाइट लाइट होती है वो क्या होती है, बिल्कुल 7 कलर्स को मिला के बनी हुई होती है। अब जैसे ही रिफ्लेक्शन होगा तो 7 कलर्स के अंदर ये क्या करती है, अपने आप को डिस्पर्ज कर देती है। जब ये 7 कलर्स में डिस्पर्ज होती है तो हमें सातों कलर का एक बैंड दिखाई देता है। एक ऐसा बैंड दिखता है कि रेड कलर का बैंड होता है, उसके बाद क्या होगा, रेड कलर का बैंड हो गया, उसके बाद क्या होता है, येलो कलर का ऑरेंज कलर का बैंड होता है, देन यहाँ पर येलो कलर का बैंड होता है, देन उसके बाद क्या होता है, जी ग्रीन कलर का होगा, देन ब्लू कलर का बैंड होगा, देन आई कलर यानी इंडिगो का होगा, एंड उसके बाद वी यानी कि वॉयलेट का होगा। तो बना विबग्योर। अब ये इतना जो पूरा बैंड बना है, ये जो कंप्लीट बैंड बन रहा है, इस बैंड को ही हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। रेनबो को देखते टाइम पे आपने देखा होगा पूरा ये बैंड जो है ये आसमान के अंदर नजर आता है, तो उस बैंड को ही हमने क्या नाम दिया है, स्पेक्ट्रम नाम दिया है। ठीक है, नाउ हाउ कैन वी रिकम्बाइन द कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट आफ्टर अ प्रिज्म सेपरेटेड देम, जब एक प्रिज्म ने उसको सेपरेट कर दिया है, व्हाइट लाइट को डिस्पर्स कर दिया है, सारे 7 कलर्स में उसको डिवाइड कर दिया है, तो उसके बाद हम कैसे उसको फिर से रिकम्बाइन कर सकते हैं। बेसिकली ये न्यूटन का एक्सपेरिमेंट था, तो उन्होंने इसको ये तो डिस्पर्स तो कर दिया, बट द क्वेश्चन इज कि अब इसको क्या हम रिकम्बाइन कर सकते हैं। तो हाँ, एक्चुअली कर सकते हैं। कैसे करना है, जस्ट हमें सेम टाइप का प्रिज्म लेना है, ठीक है, एक को सीधा रखना है, एक को उल्टा रखना है। जस्ट मेक श्योर कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो दोनों का इक्वल होना चाहिए, लेकिन अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन, इसको अच्छे से याद रखें कि इसके लिए क्या जरूरी है, एंगल ऑफ डेविएशन should be equal, angle of deviation should be equal but opposite, equal but opposite, equal भी होगा और opposite भी होगा, तब तो क्या होगा, इन दोनों प्रिज्म से व्हाइट लाइट जो है वो डिस्पर्ज भी हो जाएगी और साथ ही साथ रिकम्बाइन भी हो जाएगी। कैसे हुआ, तो देखो व्हाइट लाइट आई, यहाँ से क्या हो गया, डिस्पर्जन हो गया इसका। आफ्टर डिस्पर्जिंग द व्हाइट लाइट, यहाँ से पूरा स्पेक्ट्रम निकला, लेकिन हमने क्या किया, एक उल्टा प्रिज्म रख दिया यहाँ पर। अब इस प्रिज्म से क्या होगा, सारी के सारी व्हाइट लाइट, ये सारे सातों कलर्स आएंगे, आने के बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, रिकम्बाइन होंगे और ये व्हाइट लाइट आपको इस पर्दे के ऊपर नजर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये रिकॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं, पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि जस्ट हम व्हाइट लाइट को डिस्पर्स कर सकते हैं, लेकिन डिस्पर्स लाइट को फिर से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि न्यूटन ने ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर दिया है। जस्ट मेक श्योर कि आपकी एक जो कहते हैं ना कंडीशन है, उसको फुलफिल करना बहुत जरूरी है। एंगल ऑफ डेविएशन शुड बी इक्वल एंड अपोजिट। अगर एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल है और अपोजिट है दोनों प्रिज्म का, तो ये स्पेक्ट्रम भी बन जाएगा और फिर से व्हाइट लाइट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। फाइन, चलो आपको ये डायग्राम अच्छे से याद रखना है, डू नॉट फॉरगेट द डायग्राम। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ विजन ऑफ अ नॉर्मल एडल्ट पर्सन। सी नियर पॉइंट क्या होता है, तो नियर पॉइंट तो हमको पता है, कई बार हमने सुना है कि 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास में चीजों को नहीं देखना चाहिए, वरना क्या होता है कि हमारी सिलेरी मसल्स पे और सस्पेंसरी लिगामेंट्स पे और लेंस पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, बट लेकिन दिखाई नहीं दे पाता। फिर थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, सिलेरी मसल्स भी हमारी खराब होने लग जाती है, वो वीक होने लग जाती है और वो फिर काम नहीं कर पाती। तो नियर पॉइंट कितना होता है, नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट क्या होगा विजन का, फार पॉइंट जो होता है वो होता है इनफाइनाइट। फार पॉइंट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्यों होता है इनफाइनाइट फार पॉइंट, बिकॉज हमारी आंखें ऐसा नहीं है कि 10 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर तक देख पाएगी या 20 किलोमीटर तक देख पाएगी, नहीं, हमारी आंखें इनफाइनाइट तक देख पाती है। जहां तक सब कुछ क्लियर होगा वहां तक हम आराम से देख पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम के बाद में हमारा देखना बिल्कुल बंद हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इनफाइनाइट होता है फार पॉइंट हमारी आंखों का। नेक्स्ट थिंग इज, अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग द ब्लैक बोर्ड व्हाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। देयर इज अ स्टूडेंट हु वाज सिटिंग इन द लास्ट रो। तो लास्ट रो के अंदर क्या हुआ, लास्ट रो के अंदर बैठा था तो उसको ब्लैक बोर्ड नहीं नजर आ रहा था। अक्सर को बोला होगा लेकिन उन्होंने सुना नहीं होगा, या फिर हो सकता है कि उसकी जो रोटेशन के बाद में उसकी टर्न ही लास्ट में होगी, दैट इज वाई उसको नहीं दिख रहा था।
व्हाट कुड बी हिज डिफेक्ट ऑफ विजन, ये हमने अभी अभी पढ़ा है। जब दूर से चीजें नहीं नजर आती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस। दैट मीन्स कि इसको क्या हो गया है, इसको मायोपिया हो चुका है, इसको क्या हो गया, मायोपिया हो चुका है। ड्रॉ रे डायग्राम टू इलुस्ट्रेट दिस डिफेक्ट ऑफ विजन। इस डिफेक्ट ऑफ विजन को बताने के लिए क्या करना है, देखो मायोपिया हो गया है मतलब क्या होगा, सारी लाइट की रेज आएंगी लेकिन रेटिना से पहले ही जाके कन्वर्ज हो जाएंगी। भाई हमारा रेटिना तो है यहाँ, लेकिन क्या होगा, लाइट की रेज आई, आने के बाद में देखो कहाँ कन्वर्ज हो गई, यही यहाँ पे कन्वर्ज हो चुकी। तो जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी, मतलब कि हवा में बनेगी। और इसका मतलब क्या हुआ, जब इमेज बनेगी हवा के अंदर, दैट मीन्स कि वो विजिबल नहीं हो पाएगी, वो क्लियर नहीं होगी, वो बिल्कुल ब्लर इमेज होगी। तो ब्लर इमेज तो विजिबल नहीं होती है। चलो यहाँ देखो, ये देखो क्या हुआ, मायोपिया के अंदर क्या हो रहा था, मायोपिया के अंदर बेसिकली क्या होगा, रेटिना से पहले ही यहाँ पर ही इमेज बन जाएगी। लेकिन इसको करेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, इसके लिए कॉनकेव लेंस लगाया जाता है। ठीक है, ऑलरेडी हम अभी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय टर्म पावर ऑफ अकोमोडेशन। ह्यूमन आई की पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है। तो सी ह्यूमन आई जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पास की चीजें देख रही है, दूर की चीजें देख रही है, मिड की देख रही है, या पर्टिकुलर एक प्लेस है वहां का नहीं देख पाएगी, नहीं। ह्यूमन आई जो होती है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, उसके अंदर इतने ज्यादा फंक्शंस है कि वो कहीं की भी चीज को देख पाएगी। कहीं भी रखी है कोई ऑब्जेक्ट को, आराम से उसको विजिबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, अगर जो आई के अंदर जो लेंस है, अब लेंस तो एडजस्टेबल नहीं होना चाहिए, वैसे तो लेंस तो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, एक ही तरह की फोकल लेंथ है उसकी, उसके अकॉर्डिंग। तो जब कोई भी पॉइंट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो उस रेंज में आएगा तभी तो जो इमेज है वो रेटिना पे बनेगी। लेकिन ह्यूमन आई का लेंस जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही हम दूर की चीजों को और पास की चीजों को अच्छे से देख पाते हैं। एज आई टोल्ड यू, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, सिलेरी मसल्स जो होती है जब वो रिलैक्स हो जाती है, तो रिलैक्स होती है तो क्या करती है, लेंस जो होता है वो बिल्कुल थिन हो जाता है, यानी कि फोकल लेंथ जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है और दूर की चीजें हमें आसानी से नजर आ जाती है। एंड जब सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, किसके लिए, पास की चीजों के लिए, तब जो लेंस होगा वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा और इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तब हमें कौन सी चीजें नजर आएगी, नियर वाली यानी पास वाली चीजें जो है वो हमको नजर आने लगेगी। और इसी को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। यानी हमारा जो आई लेंस है वो स्ट्रेचेबल है और वो सिलेरी मसल्स जो होती है सारी चीजों को बिल्कुल कंट्रोल कर लेती है। दैट इज वाई हम इसको क्या कहते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। एंड वन मोर थिंग, नियर पॉइंट हमारा 25 सेंटीमीटर है, फार पॉइंट इनफाइनाइट है, डोंट फॉरगेट। ठीक है, चलो हाउ डज इट हेल्प अ पर्सन टू सी नियर बाय एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है, दूर होगी चीजें तो क्या होगा, ये थिन हो जाएगा, लेंस पास होगी तो ये थिक हो जाएगा, फोकल लेंथ यहाँ पर इंक्रीज, यहाँ पर फोकल लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, यहाँ फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हाउ डज रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर रिफ्रैक्शन किस तरह से हो सकता है। व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल बट नॉट द प्लैनेट्स। स्टार्स तो ट्विंकल करते हैं, वी नो वेरी वेल, लेकिन प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल कर रहे हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ डज रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर रिफ्रैक्शन कैसे होता है, तो हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है उसके अंदर कितनी लेयर्स होती है, 7 लेयर्स होती है। ठीक है, अर्थ के अंदर कितनी लेयर्स है, 7 लेयर्स है। अब ये जो 7 लेयर्स है उसके अंदर जब जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो है वो डेंसर मीडियम आता रहता है। जैसे हमने देखा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आई मीन ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, चलो एक और बना लो यहीं पे 7th। ठीक है, ये 7 लेयर्स है हमारी। यहाँ पर देखो ये फर्स्ट है, यहाँ पर ये रेयर मीडियम है, ये डेंस मीडियम है। लेकिन जब हम इन दो के बीच में कंपेयर करेंगे तो ये रेयर मीडियम बनेगा, ये डेंस मीडियम बनेगा। अगेन जब इन दो के बीच में कंपेयर करोगे तो ये रेयर मीडियम बनेगा, ये डेंस मीडियम बनेगा। दैट मीन्स कि जितना आप अंदर की तरफ आओगे वैसे वैसे वो डेंसर बनता चला जाएगा। ठीक है, और हमको पता है कि जब भी कोई लाइट की रेज आती है तो डेंस मीडियम में, जब रेयर से डेंस में आएगी तो क्या होगा, रेयर से डेंस में जब आती है तो वो क्या करती है, थोड़ा सा नॉर्मल के पास में आ जाती है, थोड़ा सा क्या करती है, नॉर्मल के पास में आ जाती है। ठीक है, अगेन देखो रेयर से डेंसर में आएगी, अगेन क्या होगा, थोड़ा सा नॉर्मल के पास में आ जाएगी। फिर देखो रेयर से डेंसर में आई, अगेन थोड़ा नॉर्मल के पास आई, फिर रेयर से डेंसर में आई और पास आई, फिर और पास आई, और पास करते 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 ये फोल्ड होगी। बेसिकली उसको जाना तो यूं चाहिए था, लेकिन ये ऐसे की जगह ये ऐसे चलेगी। ठीक है, चलो आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई है किस तरह से एटमॉस्फेयर के अंदर रिफ्रैक्शन होता है।
नाउ द क्वेश्चन इज कि स्टार्स ट्विंकल कर लेते हैं लेकिन प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। एक्चुअली स्टार्स से क्या होता है, स्टार्स जो है जब हम बेसिकली अगर हम स्टार्स को देखेंगे तो वो बहुत दूर होते हैं हमारे अर्थ से, बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर कौन है, स्टार्स है। ठीक है, जो स्टार्स है वो हमें बिल्कुल पॉइंट की तरह नजर आते हैं, बिल्कुल एक सिंगल पॉइंट की तरह नजर आते हैं, ज्यादा बड़े नहीं दिखते, बिल्कुल छोटे से इतने से ही तो नजर आते हैं हमें स्टार्स, ज्यादा बड़े थोड़ी ना नजर आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब लाइट की रेज आती है तो यहाँ पर जो अर्थ है, अर्थ की लेयर्स के अंदर से आते आते क्या होता है, कंटिन्यूअसली रिफ्रैक्शन होता रहता है, और उस रिफ्रैक्शन की वजह से हमें लगता है कि नहीं ये स्टार, कभी हमको लगता है यहाँ है, कभी हमको लगता है नहीं थोड़ा इधर हो गया, फिर हमको लगता है यहाँ है, फिर लगता है थोड़ा इधर हो गया। तो ये कभी इधर दिखता है, कभी इधर दिखता है, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। तो ये जो माइनर चेंजेस होते हैं उसकी वजह से हमको लगता है कि स्टार्स क्या कर रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं। इन माइनर चेंजेस की वजह से क्या लगा कि स्टार्स क्या कर रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्लैनेट्स क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज प्लैनेट्स जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। तो उस बड़े होने की वजह से क्या होगा, बेसिकली अगर आपको बोलो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, अब ये हमको नजर आ रहा है थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, बट ये जो माइनर चेंजेस हुए, इस माइनर चेंजेस का इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि कभी तो होगा यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, कभी यहाँ से होगा, कभी यहाँ से होगा, कभी यहाँ से होगा, कोई अदर पॉइंट से होगा। ये पूरा पॉइंट का मिक्सचर है, बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के ये बनाया गया है। स्टार तो हमको बिल्कुल पॉइंट जैसा ही लग रहा था, दैट इज वाई वो हमें लग रहा था कि हाँ ट्विंकल कर रहा है, लेकिन जो प्लैनेट है वो पूरा कॉम्बिनेशन है पॉइंट्स का, दैट इज वाई वो हमें ट्विंकल करते हुए नजर बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है, चलो, सो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ आप क्या करेंगे, अब आपको करना है रिविजन। अगेन एक बार रिविजन क्यों करना है भाई, हमने वैसे कर लिया है, लेकिन फिर भी आपको एक बार सेल्फ स्टडी करनी है, इस पूरे क्वेश्चंस को रिवाइज करना है ताकि कोई भी चीज हमारी छूट ना जाए, हमारे माइंड से स्किप ना हो जाए। थैंक यू सो मच।